ओके, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गया। अच्छा, बीच में लास्ट वीक आई थिंक क्लास नहीं हुआ था कंपनी लॉ का। तो इससे पहले हम लोग कंपनी लॉ का 2 क्लास किए हैं। जिन्होंने भी क्लास मिस किया, जैसे मुझे पता है नंदिनी ने नहीं किया, नंदिनी मैं शेयर कर लूँगा क्लास। बेसिक 2 क्लास हुआ है, ये भी बेसिक ही चल रहा है, आज भी बेसिक ही होगा। ओके, तो चिंता का कोई बात नहीं। जिसका भी इससे पहले का 2 क्लास मिस है, प्लीज़ मुझे एक बार पिन कर देना, मैं उनको शेयर कर लूँगा क्लास। ठीक है, कोई डाउट रहेगा तो फिर बाद में क्लियर भी कर लेना। ओके, तो बेसिक में ही कंपनी लॉ का बेसिक है ये। ठीक है, एडवांस पार्ट चालू होगा बेसिक खत्म होने के बाद। जिनका एडवांस है उनका चालू होगा, जिनका नहीं है वो बेसिक में ही खत्म हो जाएगा। अच्छा, तो ये जो कंपनी लॉ बेसिक्स जो चल रहा है, बेसिकली हम लोग इसको बोल सकते हैं इंट्रोडक्टरी ऑफ कंपनी लॉज। ठीक है, काफ़ी वाइटल है बिकॉज कंपनीज एक्ट 2013 जो रिसेंट ट्रेंड में इंडिया का कंपनीज को मेंटेन करने के लिए लाया गया। इससे पहले भी लॉ था, ऐसा नहीं कंपनीज लॉ कोई न्यू लॉ नहीं है। मतलब ऐसे लग सकता है ऐसे 2013 में आया तो फिर काफ़ी न्यू लग रहा है। नो सर, इट्स नॉट अ न्यू, इट्स अ ओल्ड लॉ का ही एक न्यू वर्जन है, बट इसको एक न्यू एक्ट का नाम दिया गया बिकॉज बहुत ज़्यादा चेंजेस आया। तो हमेशा जब चेंजेस ज़्यादा होता है ना, तो पुराना को पूरा कंप्लीटली शिफ्ट करते हैं और न्यू एक्ट बनाते हैं। तो वही हुआ कुछ कंपनीज लॉ के साथ। जो 1956 वाला एक्ट था उसको कंप्लीटली शिफ्ट करके एक 2013 वाला एक्ट लाया गया। तो उसके बाद से ये कंपनी लॉ काफ़ी इम्पॉर्टेंट भी हो गया बिकॉज रिसेंट ट्रेंड में ये इंडिया का जो बिजनेस डेवलपमेंट है ना उसका बहुत बड़ा पार्ट भी है। क्या सर? कंपनी लॉ। ठीक है, तो चलो बात बिना कुछ और दूसरा बात करके आप लोगों को मैं एकदम लेके चलता हूँ। आज बहुत सारा कंपनीज का डेफिनेशन समझना है, मतलब कंपनी क्या है, कितना तरह का कंपनी होते हैं, टाइप्स ऑफ कंपनीज कितना हो सकते हैं, और उसका अलग अलग कैरेक्टर क्या होता है। और आप अगर सच में कंपनी बनाना चाहते हो, मतलब एज ए बिजनेसमैन, एज ए एंटरप्रेन्योर, या फिर अगर आप किसी क्लाइंट का, जैसे कि आप लोग चार्टर्ड हो, आप लोग कंपनी सेक्रेटरीज हो, या फिर कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट हो, तो फिर ये आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि आप किसी और का कंपनी भी बिल्डअप कर सकते हो जो आप ही लोग करते हो। ठीक है, अब सवाल यही है कि कंपनी कितना तरह का हो, पहले ये तो पता चले, फिर जाके हम किसी क्लाइंट का कंपनी बिल्ड कर सकते हैं। तो एग्जैक्टली ध्यान से सुनो और देखो कितना तरह का कंपनी है, कैसे बिल्ड कर सकते हैं वो भी सीखेंगे। ओके सर, तो समझ में आया सर मैं क्या बोलने का कोशिश कर रहा था इतना देर से? हेलो, बोलिएगा, ये पॉइंट क्लियर हो रहा है ना सर? यस सर। ओके, स्क्रीन दिख रहा है सबको? हाँ सर। स्क्रीन शो यस है ना? सर। यस ओके, सर। ठीक, ठीक है। अच्छा, लास्ट दिन सोलोमन का केस हुआ था लास्ट क्लास में, बीच में हुआ नहीं था एक वीक क्लास। सोलोमन वर्सेस सोलोमन का याद है सर? कॉर्पोरेट वेल थ्योरी लिफ्ट किए थे हम लोगों ने, था याद है? था यस। कॉर्पोरेट वेल लिफ्ट किए थे। हाँ सर। हाँ, मतलब बीच का पर्दा उठा देंगे। तो वेरी फेमस केस स्टडीज, जिन्होंने भी वो क्लास में नहीं था वो ज़रूर एक बार करना। ठीक है, कि कॉरपोरेट बेल को हम लोग उठा देते हैं कि जब भी कुछ भी प्रॉब्लम होता है, उसमें बहुत सारा केस स्टडीज़ भी वहाँ पर डिस्कशन हुआ था। तो चलो वो तो उस क्लास में हो ही गया था, कॉरपोरेट वेल थ्योरी। आज बात क्या करेंगे? क्लासेस ऑफ कंपनीज। ठीक है, तो आप एकदम आराम से सुन सकते हो एक एक पॉइंट। क्लासेस ऑफ कंपनीज अंडर द एक्ट। ठीक है, 2013 कंपनीज एक्ट में कंपनी को अलग अलग क्लास में डिस्ट्रीब्यूट किया गया सर, यू कैन से कि इसको क्लासीफाई किया गया। ठीक है, अयन समझ में आ रहा है ना? अयन तो था ना वो यस सर। लास्ट वाला क्लास में? ओके, ना बट আমি রেকর্ডিং দেখেছি। अच्छा ठीक है। तो कंपनीज में इनकॉर्पोरेशन एंड अनइनकॉर्पोरेशन। तो कंपनीज को हम लोग 2 हिस्सों से बांट सकते हैं, एक इनकॉर्पोरेटेड एंड एक होता है अनइनकॉर्पोरेटेड। अब आपके मन में सवाल हो सकता है सर ये इनकॉर्पोरेशन का मतलब क्या है ना अनइनकॉर्पोरेशन का मतलब क्या? सर हम लोग एक डेली लाइफ में एक बहुत बड़ा वर्ड यूज करते हैं, आप लोग सुने होंगे कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड में नौकरी करते हैं। ये वाला वर्ड सुने हो सर? कि किसी को भी पूछते हो आजकल कि भाई क्या जॉब करते हो, तो फिर 2 तरह का लैंग्वेज है। मतलब पीपल्स आर वेरी फ्रेंडली इन दिस काइंड ऑफ लैंग्वेज कि वो लोग एक वर्ड कहते हैं कि या तो वो बोलते हैं कि एमएनसी में है, या फिर बोलते हैं आई एम इन ए कॉर्पोरेट सेक्टर। हेलो, ये वाला वर्ड सुने कि नहीं सुने? यस सर, सुनिए। किसी रिलेटिव्स के अंदर कभी भी किसी फैमिली गेट टुगेदर में मीट करते हैं, या फिर
कभी भी किसी के साथ भी बात होता है तो ऐसे करके बोलता है समथिंग कि हाँ भाई बहुत कुछ कर रहा है, हाँ ठीक है, अच्छा है ना, कोई अपना काम को छोटा क्यों करे। बट यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस कॉर्पोरेट वर्ड कम्स फ्रॉम वेयर, ठीक है, कहाँ से आया ये वर्ड। कॉर्पोरेट का मतलब होता है कंपनी जब इनकॉर्पोरेटेड होता है दैट इज कॉल्ड कॉर्पोरेशन, ठीक है। एक कंपनी मतलब एक बिजनेस, ठीक है, एक पर्पस में हुआ किया जाता है, और जब इसको इनकॉर्पोरेट किया जाए, ठीक है, जब कंपनी को इनकॉर्पोरेट करता मतलब लिस्टेड करना, रजिस्टर्ड करना, बेसिकली रजिस्टर्ड विद आरओसी, यू कैन से रजिस्टर्ड विथ आरओसी। सर आरओसी कौन होते हैं, इसके बारे में भी बात होगा सर। आरओसी मतलब रजिस्टर ऑफ कंपनीज, कुछ भी अभी लिखने का ज़रूरत नहीं है, सिर्फ देखते जाओ और समझते जाओ और ध्यान लगा के सुनते जाओ। जिसमें लिखना होता है मैं तो बताता हूँ, फिर ये लिखो, अभी कुछ लिखना नहीं है। तो सवाल है कि आरओसी रजिस्टर ऑफ कंपनीज में जब एक कंपनी रजिस्टर हो जाते हैं, हम लोग कंपनी कोई भी कंपनी बनाओ, प्राइवेट कंपनी बनाओ, पब्लिक कंपनी बनाओ, 1% कंपनी बनाओ, ठीक है, आजकल बहुत तरह का कंपनी बनता है, आप लोगों को वही में से बताने वाला हूँ कि कितना तरह का कंपनी आप लोग बिल्डअप कर सकते हो। तो जब एक कंपनी इनकॉर्पोरेटेड हो जाता है, रजिस्टर्ड विद आरओसी हो जाता है, तब हम लोग बोलते हैं कि कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गया। और अगर रजिस्टर्ड नहीं हुआ है फिर भी एक कंपनी के तौर पे वो बन रहा है, फ्यूचर में बनेगा मे बी, तो उसको क्या कहेंगे, अनइनकॉर्पोरेटेड, मतलब आ रहा है बट अभी तक आया नहीं, और एक ऑलरेडी इनकॉर्पोरेट हो चुका है। बात कुछ समझ में आया सर। एक ऑलरेडी इनकॉर्पोरेट हो चुका है और दूसरा जो कॉर्पोरेट होने का मतलब एक लाइन पे है कि हाँ होगा, कंपनी का प्रोसेस कंप्लीट हो गया बट अभी कंप्लीट नहीं हुआ। तो यू कैन से सब बेसिक डिफरेंस बिटवीन इनकॉर्पोरेशन एंड अनइनकॉर्पोरेशन, ठीक है। अब सर जो अनइनकॉर्पोरेटेड है इसका डिटेल्स तो कुछ होगा नहीं, बेसिक सेंस है, लेकिन जो इनकॉर्पोरेटेड है उसी में आगे का चर्चा है। ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ इनकॉर्पोरेशन, किस तरह से बेसिस, किस बेसिस पे इनकॉर्पोरेशन हो रहा है, रजिस्टर्ड कंपनीज, स्टैट्यूटरी कंपनीज, चार्टर्ड कंपनीज। ओके, अब रजिस्टर्ड कंपनीज में इसी का चर्चा ज्यादा होगा सर। रजिस्टर्ड कंपनीज में जब बात करेंगे तब उसी के अंदर काफी सारा डिफरेंट काइंड ऑफ क्लासिफिकेशंस है। एकदम चिंता करने का बात नहीं है सर, कैसे याद रखे, मैं भी किसी के मन में चल रहा है बाप रे इतना सारा क्लासिफिकेशन, दिमाग खराब होगा। कोई खराब वाला बात नहीं, आप सुनो तो पहले। रजिस्टर्ड कंपनीज में ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी, ओके, ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी के बेसिस पे कंपनी को डिफरेंट मतलब डिफरेंशिएट किया जाता है, जिसमें लायबिलिटी के अंदर भी बाइफर्केशन है, कंपनीज लिमिटेड बाय शेयर्स, कंपनीज लिमिटेड बाय गारंटी एंड अनलिमिटेड कंपनीज। क्या है सर, ये सब सुन के ही दिमाग खराब हो रहा है, खराब करो आप बट खराब कुछ नहीं होगा। कंपनीज लिमिटेड बाय शेयर्स ऑन द बेसिस ऑफ शेयर कैपिटल, ओके, लिमिटेड बाय शेयर्स में ऑन द बेसिस ऑफ शेयर कैपिटल, विथ शेयर कैपिटल में भी पब्लिक एंड प्राइवेट। कंपनीज लिमिटेड बाय गारंटी में ऑन द बेसिस ऑफ शेयर कैपिटल, विथ शेयर कैपिटल, विदाउट शेयर कैपिटल, उसमें पब्लिक प्राइवेट, इसमें भी पब्लिक प्राइवेट। और जब हम लोग अनलिमिटेड कंपनी में शिफ्ट हो जाएंगे तो ऑन द बेसिस ऑफ शेयर कैपिटल, विथ शेयर कैपिटल, विदाउट शेयर कैपिटल, अगेन विथ में पब्लिक प्राइवेट, विदाउट में भी पब्लिक प्राइवेट। सर बस मुझे इतना बताओ कि ये जो क्लासिफिकेशन है ये समझ में आएगी नहीं, अब आगे का चर्चा देखने से ही आपको समझ में आएगा। मे बी क्वेश्चंस मन में जो आप लोगों के मन में अभी अराइज हो रहा है, जो मैं फील कर पा रहा हूँ कि ठीक है सर वो तो समझ रहे हैं, बट पॉइंट है सर, ये कंपनी लिमिटेड बाय ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी का मतलब क्या है, मतलब फर्स्ट क्वेश्चन आपके दिमाग में भी आ रहे हैं। सेकंड आपके मन में आ रहा है सर लिमिटेड बाय शेयर्स क्या होता है, लिमिटेड बाय गारंटी क्या होता है, अनलिमिटेड कंपनीज क्या होता है, उसके अंदर शेयर कैपिटल को कैसे अंडरस्टैंड करें, मे बी यही तो क्वेश्चन दिमाग में आ रहा होगा। तो बेसिकली इसी का चर्चा ही तो करना है। ओके तो चलो सर, अच्छा ये फ्लो चार्ट समझ में आया, प्लीज इतना बता दो। यस सर। ओके वेरी गुड काजल, आई थिंक काजल का आवाज़ था या साइनी का आवाज़ था। आजकल मैं थोड़ा कोशिश करता हूँ सर आप लोगों का साउंड रिकॉग्नाइज करने का। सर स्टैट्यूटरी और चार्टर्ड कंपनीज की कंपनीज एक्ट इनकॉर्पोरेटेड। Yes, statutory companies is also incorporated and chartered companies also incorporated. They are also incorporated. Statutory मतलब लॉ जब कोई कंपनी बिल्डअप करते हैं तो उसको स्टैट्यूटरी कंपनीज कहा जाता है। जब लॉ खुद आके एक कंपनी बिल्डअप कर लेता है तो दैट इज कॉल्ड स्टैट्यूटरी कंपनीज नॉर्मली, ठीक है। और जब आपका चार्टर्ड मीन्स वेरी पर्सनल लेवल पे, चार्टर्ड का मतलब ही होता है पर्सनल लेवल पे। ऐसे पर्सनल लेवल पे ये इस तरह का कंपनीज बहुत कम होता है,
बट ठीक है, मैं आगे आपको एग्जांपल्स कुछ कोशिश करूंगा। बट मेनली जो कंपनीज एक्ट में जिनको नॉर्मली ज़्यादा डील किया जाता है वो ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटीज, जितने में लीगल फैक्टर्स बहुत ज़्यादा है। ओके, लीगल फैक्टर्स बहुत ज़्यादा है इसमें। ठीक है, देखो ध्यान से देखना, द ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी, द ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी एंड इंक्रीज इन दी, रौनक आया ना? गुड इवनिंग रौनक, आवाज पाচ্ছিস? হ্যাঁ দাদা পাচ্ছি, গুড ইভিনিং। Okay, good evening. Okay, the growth of the economy and increase in the complexity of business, the growth of the economy and increase in the complexity of business operations in the corporate world। ध्यान से सुनिएगा, डे बाय डे जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड डे बाय डे कॉम्प्लेक्स होते जा रहे हैं, बिकॉज न्यू बिजनेस, न्यू मॉडर्न एरा आ रहा है, बिजनेस में काफ़ी डेवलपमेंट आ रहा है, स्पेशली इन इंडिया। वर्ल्ड में तो हो ही रहा है, बट इंडिया में भी कॉर्पोरेट सेक्टर्स काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो रहा है। इवन कोई बोल सकते हैं सर मैक्सिमम गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस भी प्राइवेटाइज्ड हो रहा है। आप क्या करें, कोई उपाय जो नहीं है। ओके, मतलब ये कभी कभी बाई फोर्स गवर्नमेंट को करना पड़ रहा है, बिकॉज गवर्नमेंट लेवल पे कोई भी ऑर्गेनाइजेशंस को रन कराना बहुत टफ हो जा रहा है, एंड मैक्सिमम गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस लॉस मेकिंग हो जा रहे हैं, एक्सेप्ट वेरी फ्यू कंपनीज। इसमें से 3-4 ऐसे हैं, लाइक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, लाइक लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशंस, ठीक है, लाइक SAIL is there, Steel Authority of India Limited, Coal India is there. There are very few companies in government sectors जो अपने आप को, लेकिन they are also corporate, they are also corporate। अब पॉइंट क्या है, the growth of economy and increase in the complexity of business operation in the corporate world has led to the emergence of different forms of corporate organizations. To regulate them, the Companies Act 2013 has broadly classified the companies into various classes। अब एक एक करके सुनो, फिर आपको धीरे धीरे समझ आएगा। ए कंपनी में बी इनकॉर्पोरेटेड एज ए 1 पर्सन कंपनी। अब एक इंसान भी एक कंपनी बना सकता है, मतलब इफ यू वांट टू बिल्ड अ सिंगल पर्सन कंपनी, मतलब आपका अपना कंपनी, जो जैसे अमेजन का एक ऐड आता है ना, अमेजन अपनी अपनी दुकान बोल के, हेलो सुने होंगे आप लोग अमेजन का एक एडवर्टाइजमेंट आता है, हाँ अपनी दादा। दुकान। तो यू कैन से ये भी कुछ अपनी कंपनी जैसा, 1 पर्सन कंपनी। जैसे पहले ना किसी को भी कंपनी बिल्ड का बात कहा जाता था कि भाई कंपनी बनाएंगे, मेरा अपना खुद का कंपनी होगा, ठीक है। ये वाला फीलिंग बहुत के मन में चलता है सर, लेकिन वो क्या है ना, हमारा करंट जो एजुकेशनल पैटर्न है आजकल, लोगों को ना साहस नहीं मिलता है। करंट एजुकेशनल सिस्टम सबको ना सिर्फ नौकरी नौकरी का चिंता देता है, मतलब एटलीस्ट 10 में से एक बंदा तो बोले कि भाई आई वांट टू बिल्ड बिजनेस। ये सेक्टर्स बड़ा कम हो गया है। अब ये जब तक चेंज नहीं होगा, इंडियन इकोनॉमी भी बदलेगा नहीं, बिकॉज अल्टीमेटली जॉब क्रिएट करने की बिजनेस बिल्ड होना जरूरी है। चलो दैट्स अ डिफरेंट इशू, नहीं तो फिर आप लोग बोलोगे सर अगेन आप डिबेटेबल पॉइंट में जा रहे हो। ओके सर, डिबेट नहीं करना है, पॉइंट पे रहते हैं, डिबेट नहीं करना है। तो पॉइंट क्या है कि 1 पर्सन कंपनी का कॉन्सेप्ट मैं इसलिए बता रहा हूं कि 1 पर्सन कंपनी इससे पहले कभी नहीं था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहता है कि इंडिया में न्यू बिजनेस बिल्ड हो जाए, लोग कह सके, यूथ स्पेशली यूथ जो है वो ये बात कह सके कि यस आई वांट टू बिल्ड अ बिजनेस, ओके, माय ओन कंपनी, माय ओन कंपनी। ये कॉन्सेप्ट लोगों के मन में बहुत दिनों से था, तो इसलिए गवर्नमेंट ने बोला चल भाई तू अकेला है तो चल 1 पर्सन कंपनी बना ले, ठीक है। 1 पर्सन कंपनी के बारे में डिटेल्स चर्चा आगे होगा कि आप अकेला भी एक कंपनी का पूरा हिस्सादार, मतलब ऐसे कंपनी का, ये जो कंपनी वर्ड है इसका मतलब एक इंग्लिश वर्ड के साथ काफ़ी मैच करता है। मतलब आप लोग बोलते हो ना सर, प्लीज़ थोड़ा हेल्प कीजिएगा कि भाई थोड़ा आज संडे को मिल, थोड़ा कंपनी दे दे मुझे। हम लोग बोलते हैं ना सर कंपनी मतलब साथ देने के लिए, ये वाला वर्ड यूज़ करते कि नहीं करते, बोलिएगा सर। कंपनी देना बोलते कि नहीं बोलते? হ্যাঁ Yes, দাদা। यस तो एग्जैक्टली ये कंपनी वर्ड भी वहीं से आया है कि कंपनी, हमेशा कंपनी जो बिल्डअप होता है ना, मतलब जो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू का कंपनी है उसका भी सेम मतलब है कि अकेला अकेला कंपनी चलाना मुश्किल है, बिकॉज ये एक लार्ज स्केल में बनता है, ठीक है, लार्ज स्केल में बनता है। तो फिर इसको बनाने के लिए एक साथ 2-4 जन तो कम से कम चाहिए, इससे ज़्यादा भी चाहिए होता है, मिनिमम 2। कंपनी बनाने इसका पहला का रूल जो था, मे भी आप लोग 11-12 लेवल में बिजनेस स्टडीज़ में ज़रूर पढ़े होंगे, जो भी कॉमर्स पढ़े हो उसमें बिजनेस स्टडीज़ या फिर कॉमर्स बोल के सब्जेक्ट होता है, ठीक है।
मैं जितना जानता हूँ आईएससी में कॉमर्स बोलते हैं और सीबीएसई एंड बंगाल एंड स्टेट बोर्ड में बिजनेस स्टडीज कहते हैं। इस तरह का सब्जेक्ट में आप लोग कंपनी के बारे में पढ़े हो और आप लोग ऐसे पढ़ते थे, मुझे जितना याद है मैं आपको एक बार याद दिलाता हूँ। प्राइवेट कंपनी में कितना मेंबर होना चाहिए, कोई तो बता दो सर। प्राइवेट कंपनी बिल्डअप करने में मिनिमम कितना मेंबर होना चाहिए, बोल। छोड़ दो सर, किसी का बैकग्राउंड में बहुत नॉइज है। आयन बोल, प्राइवेट कंपनी बनाने में कितना मेंबर चाहिए? 2। विश्वजीत ने बोला, वेरी गुड सर। प्राइवेट कंपनी बनाने में मिनिमम 2, मैक्सिमम कितना चाहिए? 200। मैक्सिमम 200, वेरी गुड सर। ये पहले था 50, एक रूल बहुत 2 साल 3 साल पहले 50 हुआ करता था। 2013 एक्ट मतलब 13 एक्ट आने के बाद ये 50 को इंक्रीज करके 200 कर दिया गया। ओके, तो फिर एक तो हो गया सर, प्राइवेट कंपनी बनाने में मिनिमम 2 मेंबर चाहिए, मैक्सिमम 200 मेंबर चाहिए। अच्छा, पब्लिक कंपनी बनाने में, पब्लिक मतलब इसका मतलब आगे बताऊंगा। पब्लिक कंपनी बनाने में मिनिमम मेंबर कौन 7। बताएगा? 7 मिनिमम 7, मैक्सिमम अनलिमिटेड। अनलिमिटेड। थैंक यू सर। आप लोगों को पता था तभी तो मैंने पूछा, ठीक है, कि ये एक बेसिक सिस्टम है जो हम लोग नॉर्मली स्कूल लेवल में ही इसको सीख लेते हैं। अब सवाल यहीं पर है कि ये जो मिनिमम 7, मैक्सिमम अनलिमिटेड, पब्लिक के केस में, प्राइवेट के केस में मिनिमम 2, मैक्सिमम 200, इसका मतलब किसी का साथ मिलके ही हम कंपनी को बिल्डअप कर सकते थे। ये वाला कॉन्सेप्ट कभी ना था 1 पर्सन कंपनी, ये फर्स्ट टाइम इन 2013 एक्ट। तो फिर बना डालो सर बिजनेस, बट दिस इज अ टाइप ऑफ प्राइवेट कंपनी, मैं आपको बता दूं। ओके, डिटेल्स कैरेक्टर में आगे चर्चा होगा, लेकिन थोड़ा बहुत अभी ओवरव्यू चल रहा था। ओके, तो a company may be incorporated as a 1 person company, private company or a public company depending upon the number of members joining it. Again it may either be an unlimited company, अरे बाप रे, unlimited company भी हो सकता है, or may be limited by shares or guarantee or by both. On the basis of control, companies can be classified as a associate company, holding company, subsidiary company, इतना सारा हो सकते हैं। Some other forms of classification of companies are foreign company, government company, small company, dormant company, निधि कंपनी। अरे बाप रे, इतना तरह का कंपनी, दिमाग खराब नहीं हो रहा आप लोगों का? मेरा तो बोलते बोलते दिमाग खराब हो रहा है। लेकिन सर दिमाग खराब करने का बात नहीं है, हर एक कंपनी का मतलब है, हर एक कंपनी का मतलब है। तो चलो स्टार्ट करते हैं एक एक करके, सबको सीखना है। ये जितना सारा मैं यहाँ पर गोला कर रहा था सब सीखना है। जैसे कि जो बेसिक जो बहुत ही पॉपुलर है वो तो सीखना ही है, पब्लिक है क्या, प्राइवेट है क्या, बट ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल, holding company, associate company, subsidiary company, on the classifications of some of the forms, उसमें foreign है, government है, small है, dormant है, निधि है। चलो एक एक करके देखते हैं। हाँ, बड़ा इंटरेस्टिंग है। चैरिटेबल ऑब्जेक्ट्स में भी कंपनी आते हैं, वो भी देखना है। ओके, आप लोगों का मन में सवाल अभी नहीं आएगा, सवाल अगर आएगा तो थोड़ा वेट करो, सवाल तो होगा सर मन में। Okay, the companies may be classified into various classes on the following basis. On the basis of liability, सबसे आप बोल सकते हो सबसे ट्रिकी वाला पार्ट, बट सबसे इजी वाला पार्ट, ट्रिकी भी है इजी भी है, बेसिक्स है, बड़ा स्ट्रॉन्ग बेसिक्स है। अकाउंट्स का बहुत बड़ा खेल है यहाँ पर, ठीक है, थोड़ा बहुत अकाउंट्स का सेंस थोड़ा बहुत ज़रूरी है। तो चलो, मैं किसी किसी को पता भी हो गया कि सर कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स का मतलब क्या है। सेक्शन 2 सबसेक्शन 22 ऑफ द कंपनीज एक्ट। सर सेक्शन याद रखना है, यस सेक्शन याद रखना है। ओके, नंदिनी, नंदिनी बुझते पारछिस? है ना बोलिस? आवाज नहीं आ रहा है। ओके, Section 2 subsection 22 of the Companies Act 2013 defines that when the liability of the members of a company is limited by its memorandum of association to the amount, if any, unpaid on the shares held by them, it is known as company limited by shares. सर डेफिनेशंस बड़ा ही घुमा हुआ है, मतलब बड़ा आपको चक्कर काट रहा है, मतलब क्या बोलने का कोशिश कर रहा है एग्जैक्ट समझ में नहीं आ रहा है। सेक्शन 2 सबसेक्शन 22 ऑफ द कंपनी 2013 डिफाइंस कर रहा है कि दैट व्हेन द लायबिलिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ ए कंपनी इज लिमिटेड बाय इट्स मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन टू द अमाउंट, इफ एनी, अनपेड ऑन द शेयर्स हेल्ड बाय देम, इट इज नोन एज कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स।
It thus implies that for meeting the debts of the company, implies that for meeting the debts, meeting मतलब चुकता करना, okay, the debts of the company, the shareholders may be called upon to contribute only to the extent of the amount which remains unpaid on his shareholdings. His separate property cannot be encompassed to meet the company's debt. It may be worthwhile to know that though a shareholder is a co-owner of the company, he is not a co-owner of the company's asset. The ownership of the asset remains with the company because of its nature as a legal person. The extent of the rights and duties of a shareholder as a co-owner is measured by his shareholding. अब सुन के तो दिमाग खराब थोड़ा हो ही रहा है कि सर बहुत लंबा चौड़ा लीगल पॉइंट्स है, बट ये लंबा चौड़ा लीगल पॉइंट्स को थोड़ा सिंप्लीफाई करना है और प्रैक्टिकली समझना है. तो मन लगा के सुनो इसका सिंप्लीफिकेशन. ओके, ध्यान से सुनिएगा सर. मे बी किसी के दिमाग में आया हो, आया तो बहुत अच्छा, अगर ना आया तो और अच्छा. सर चलो एक कंपनी बिल्डअप करते हैं और फिर उसमें लिमिटेड बाय शेयर्स वाला कॉन्सेप्ट को समझते हैं. कौन सा कंपनी बनाओगे? चलो एक कंपनी बिल्डअप करें, फटाफट देख लो. सपोज से फॉर एग्जांपल कि ये एक एक्स लिमिटेड है, ठीक है. ये जैसे हम लोग बचपन में मैथ्स में पकड़ते हैं ना कि मान लो कि वैल्यू इज एक्स, तो ऐसे ही मान लो कि आपने एक एक्स लिमिटेड कंपनी बिल्डअप किया. अब लिमिटेड बाय शेयर्स कंपनी बनाओगे. कैसा कंपनी? लिमिटेड बाय शेयर्स. अब लिमिटेड बाय शेयर्स में जो भी आपका कंपनी का टोटल शेयर कैपिटल होगा ना, जो भी टोटल कंपनी का शेयर कैपिटल होगा, ये शेयर कैपिटल में कंट्रीब्यूट करता है कौन सर? शेयर होल्डर. शेयर कैपिटल में कौन कंट्रीब्यूट करता है? शेयर होल्डर कंट्रीब्यूट करता है, ठीक है. अब लिमिटेड बाय शेयर्स में क्या है कि आप लोग अगर बचपन में कंपनी अकाउंट्स जरूर किए होंगे, जिन्होंने नहीं किया आगे जरूर करोगे, ठीक है. अगर बाई चांस नहीं किए तो कंपनी अकाउंट्स में क्या होता था, वो 11-12 लेवल में कंपनी अकाउंट्स में पढ़ा जाता था कि कंपनी शेयर इशू करता है, फेस वैल्यू. याद आ रहा है किसी को जो मैं बोलने का कोशिश कर रहा हूँ? ये 11-12 लेवल में पढ़ा जाता है सर. फेस वैल्यू, फेस वैल्यू. अरे वाह, वेरी गुड सर. फेस वैल्यू 10 रुपया होता है, फिर एप्लीकेशन मनी होता है, हाँ, फिर अलॉटमेंट मनी होता है, फिर फाइनल कॉल होता है, होता है ना, हाँ, कॉल मनी, अलॉटमेंट मनी एंड फिर आता है कॉल मनी, ठीक है. तो इस तरह का सिस्टम आप लोगों ने बचपन में मतलब बस वेरी फ्यू मे बी 1-2 साल पहले या फिर कोई अभी भी कर रहे हैं, मुझे पता है. तो एप्लीकेशन मनी, अलॉटमेंट मनी, कॉल मनी, उसको इसी 10 रुपये के फेस वैल्यू से ही बाइफरकेट करता था. जैसे एप्लीकेशंस में अगर 3 रुपया दे रहा है तो अलॉटमेंट में बोल रहे हैं 5 रुपया और कॉल मनी में 2 रुपया, इस तरह का. या फिर ऐसे भी हो सकते हैं कि अलॉटमेंट में 2 बोल रहे हैं और कॉल में 2 बार कॉल करेगा, फर्स्ट कॉल एंड सेकेंड कॉल. ऐसा भी होता था ना सर? 3-2-5, अल्टीमेटली 10 रुपीज आपसे टोटल लेगा. अब कितना शेयर आप होल्ड करोगे? अगर मानो कि आपका टोटल शेयर होल्डिंग आप 1 लाख करना चाहते हो, तो 1 लाख करना चाहोगे तो कितना शेयर होल्ड करना पड़ेगा? 10,000 शेयर होल्ड करना पड़ेगा ना. टोटल 1 लाख शेयर आप होल्ड करना चाहते हो, 1 लाख रुपीज देना चाहते हो, तो 10,000 शेयर्स इंटू 10 तो हो जाएगा ना सर 1 लाख. सही बोल रहे हैं ना? देखो सर, कैलकुलेशंस क्लियर है ना. 10,000 शेयर्स, 10 रुपया करके एक शेयर का दाम है, तो फिर टोटल 1 लाख हो गया ना. मतलब आपने टोटल अमाउंट कितना दिया? अमाउंट दिया 1 लाख और शेयर होल्डिंग कितने का मिला सर? 10,000, ठीक है. अब ये 10,000 शेयर होल्डिंग तो ठीक है, लेकिन ये जो फेस वैल्यू का अमाउंट है, इस अमाउंट में पूरा का पूरा अमाउंट आपने नहीं दिया. जैसे मानो कि आपने एप्लीकेशन जब करते हो तब आपने एक जर्नल एंट्री करते थे, याद है किसी को? एप्लीकेशंस में क्या जर्नल एंट्री करते थे? थोड़ा सा भी याद है तो बोल सकते हो. बैंक टू शेयर एप्लीकेशन. थैंक यू सर. बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन. ऐसे जिन्होंने नहीं किया बहुत दिन कंपनी अकाउंट्स, डोंट वरी, मैम आप लोगों को करवाएंगे कंपनी अकाउंट्स. तो बैंक अकाउंट टू शेयर एप्लीकेशन. फिर नेक्स्ट एंट्री क्या होता था? शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल. शेयर एप्लीकेशन टू सर अकाउंट नहीं, हाँ, टू शेयर कैपिटल. शेयर कैपिटल.
हाँ, इक्विटी शेयर कैपिटल। ओके सर, मैं जस्ट आपको थोड़ा याद दिला रहा हूँ। मैं आपको अकाउंट्स नहीं कराऊंगा, जिसको भी अकाउंट्स का चिंता हो रहा है अकाउंट्स नहीं करवाना है मुझे। टू इक्विटी शेयर कैपिटल। ओके सर, चलो ये डेबिट क्रेडिट का कोई काम नहीं है यहाँ पर, बट एक पॉइंट है। पॉइंट ये है कि जब भी आप अमाउंट जमा करते हो, तो जब भी आपने बैंक अकाउंट दिया, बैंक में आपका 3 रुपया करके 10,000 का कितना अमाउंट होता है सर? 30,000 ना? 30,000 30,000। अब मानो कि आपने एप्लीकेशन मनी जमा कर दिया 30,000 का, फिर आपने अलॉटमेंट मनी भी जमा कर दिया। मैं और जर्नल एंट्री नहीं करूँगा। अलॉटमेंट मनी भी जमा कर दिया। कितना करके माने थे अलॉटमेंट मनी? 2 रुपया करके। तो 2 रुपीज़ करके 20,000, 10,000 शेयर 20,000। फर्स्ट कॉल कितना था सर? फर्स्ट कॉल वाली मनी 3 रुपया मान लेते हैं, 3 रुपीज़। फर्स्ट कॉल 3 इंटू 10,000। आपने कंपनी को 30, 20, 30, ओके, तो कितना दिया टोटल? 80,000 पेमेंट कर दिया ना? हाँ, बोलो सर, 80,000 सबको समझ में आ रहा है? टोटल कंपनी को आपको 1 लाख देना है, बट आपने कंपनी को 80,000 पेड कर दिए, स्टिल 20,000 आपका बाकी है, मतलब फाइनल कॉल ड्यू है ना सर? फाइनल कॉल ड्यू है आपका। मैं ये आपको बचपन वाला थोड़ा कनेक्ट करा रहा हूँ। अच्छा, मैं सबको पूछ रहा हूँ, किसी को भी कोई डाउट है? मतलब अभी तक भी जो एग्जाम्पल चल रहा है थोड़ा बचपन वाला पॉइंट है, बट सबको कनेक्ट हो रहा है? प्लीज टेल मी। किसी को भी थोड़ा भी डाउट है तो अभी पूछ लो। नंदिनी, दित्सा, शाइनी, एनीवन, किसी को भी कुछ भी डाउट है? सर मुझे ये वाला पॉइंट समझ में नहीं आ रहा है। बचपन में क्या सीखे थे, अगर नहीं भी सीखे थे फर्क नहीं पड़ता। करेंटली आपको ये बेसिक सा बात, जो कंपनी आपको 1 लाख, आप कंपनी का शेयर ले रहे हो, कंपनी आपको शेयर दे रहा है, 10,000 शेयर आप कंपनी से ले रहे हो। आप कंपनी का कौन बन रहे हो सर? शेयर होल्डर बन रहे हो। शेयर होल्डर मतलब किस तरह का शेयर होल्डर? इक्विटी शेयर होल्डर। इक्विटी शेयर होल्डर का मतलब क्या है सर? ट्रू ओनर ऑफ ए कंपनी। ओके, इक्विटी शेयर होल्डर का मतलब होता है, इक्विटी का मतलब ये होता है ट्रू ओनर। ओके, कि आप जितने का शेयर होल्ड करोगे आप कंपनी का उतने का ओनर बनोगे। ठीक है, इक्विटी शेयर होल्डर का इसका दूसरा मतलब ही होता है सर ट्रू ओनरशिप। ओके, ट्रू ओनरशिप का मतलब क्या है कि ट्रू ओनरशिप का मतलब होता है कि अगर कंपनी को फायदा होगा तो आपका, मतलब जितना ज्यादा फायदा होगा उसका पार्ट, आप जितने का होल्डिंग करोगे उतने का पार्ट आपको मिलेगा। लेकिन अगर कंपनी को लॉस होगा तो उस लॉस का भागीदार आपको भी बनना पड़ेगा। किसी भी चीज का ट्रू ओनर का मतलब यही होता है। जैसे आपका घर आपका है, खराब है तो भी आपका, अच्छा है तो भी आपका। हाँ सर, सही ना सर? क्या स्वीट होम का मतलब सिर्फ अच्छा घर होता है, या फिर स्वीट होम का मतलब अपना घर तुम्हें होता अगर एग्जाम्पल बोले चिले, अगर घर में कोई गेस्ट आता है, हम लोग अगर होस्ट हैं, तो है? फिर हाँ। मतलब सपोज मिठाई आता है घर में, अगर हम्म, गेस्ट खाने के बाद बहुत बचता है तो मेरा, और अगर नहीं बचता है तो भी मेरा। हाँ, मतलब अपना चीज जो है, मतलब इसमें मेनली पॉइंट ये है कि अगर ट्रू ओनरशिप का मतलब सिंपल है कि अगर कंपनी लॉस में जाएगा तो लॉस का भागीदार मुझे लेना पड़ेगा। अगर मेरा प्रॉफिट होता है, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट होगा तो जितना ज्यादा हो सकता है एज पर माई शेयर होल्डिंग मुझे मिलेगा। इन सिंपल। ओके, अब जिसमें वो रौनक जो बोल रहा है, मैं कभी बोला था शायद किसी क्लास में। ओके, चल अभी इग्नोर करते हैं। ठीक है, तो अब देखो पॉइंट, देखो ध्यान से सुनना भी एक एक पॉइंट को। अब इतना देर से मैं इतना सारा पॉइंट क्यों बोल रहा हूँ सर? आपने एक चीज ध्यान दिया कि 1 लाख में से अपने 80,000 पे किया, लेकिन अभी भी आपका कितना बाकी है? 20,000। 1 लाख माइनस 80,000, बट स्टिल 20K ड्यू है। ओके, अब कंपनी, आप हो शेयर होल्डर। ओके, अब कंपनी अगर आपसे डिमांड करेगा तो कितना डिमांड करेगा? इफ कंपनी वांट्स टू डिमांड मनी फ्रॉम यू, या शेयर, मतलब शेयर का जो भी वैल्यू है वो अगर आपसे चाहेगा तो कितना कर सकता है? जो आपका ड्यू है इतना ही कर सकता है, इससे ज्यादा नहीं कर सकता। तो लिमिट बाय शेयर हो गया ना? बात को समझो। कंपनी का आप ट्रू ओनर हो। अब ट्रू ओनर का ओनर पे तो कंपनी बोल ही सकता है कि भाई कंपनी का सिचुएशन अच्छा नहीं जा रहा है, कंपनी का मार्केट में लोन है बहुत। ठीक है, ये जो कंपनी है, इस कंपनी का मार्केट में कुछ 1 करोड़ का लोन है। तो एक काम करो, आप तो कंपनी का ट्रू ओनर हो,
तो आप अपना प्रॉपर्टी बेच के भी कंपनी को बचा लो। क्या कंपनी ऐसा बोल सकता है? अगर लिमिटेड बाय शेयर्स है तो कंपनी उतना ही डिमांड कर सकता है जितना उसका ड्यू है। अगर कुछ ड्यू नहीं है तो कुछ नहीं मिलेगा। पर्सनल प्रॉपर्टी में हाथ मत लगाना, मतलब कंपनी शेयर होल्डर के पर्सनल प्रॉपर्टी में हाथ नहीं लगा सकता। मतलब घर का जो भी एसेट वगैरह है उस पर कभी नहीं आएगा क्लेम करने के लिए कि भाई आपका ही कंपनी है, आपको ही देना पड़ेगा। नहीं सर, ऐसा कुछ भी बात नहीं हो सकता, बिकॉज द टोटल डीलिंग इज लिमिटेड बाय शेयर्स। जितना कंपनी का ऑथोरिटी आपने लिया था कि 1 लाख शेयर्स का 10 रुपया करके वैल्यू था, उस 1 लाख का 1 लाख कंपनी को आप दोगे। अगर उसका एक भी पैसा बाकी है तो कंपनी आप पे जरूर क्लेम करेगा और उसके अगेंस्ट में केस भी कर सकता है अगर आप नहीं देते हो तो। लेकिन अगर आपका वही 20,000 बाकी है तो ऑथराइज्ड हिसाब से 20,000 जो भी कंपनी को आपसे मिलेगा, जो वादा हुआ था एप्लीकेशन जमा करने के टाइम पे, सिर्फ उतना ही कंपनी आपसे क्लेम कर सकता है शेयर होल्डर से, बिकॉज ये लिमिटेड बाय शेयर्स का कहानी है। लिमिटेड बाय शेयर्स, तो लिमिटेड बाय शेयर्स का एडवांटेज क्या हो गया सर? शेयर होल्डर का पर्सनल प्रॉपर्टी पे कभी भी कंपनी हाथ नहीं लगा सकता। क्या बात क्लियर हो रहा है? इफ एनी डाउट यू कैन आस्क। सर लिमिटेड बाय शेयर्स फिर से समझाने बोलो, मैं फिर से समझाऊंगा, लेकिन इस पर्टिकुलर स्टोरी में कुछ भी डाउट है तो पूछ लो। किसी को कोई डाउट नहीं है सर? इतना आसान लग रहा है आप लोगों को? क्लियर है सबको? वाह, नो डाउट। फिर तो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स का मतलब आई थिंक क्लियर हो गया कि कंपनी कभी भी, देखो यहाँ पर एक पॉइंट पूछा, एक बोला था, इट दस इंप्लाइज दैट फॉर मीटिंग द डेब्ट्स ऑफ द कंपनी। अगर इस कंपनी का मार्केट में 1 करोड़ का डेब्ट है, द शेयर होल्डर्स में बी कॉल्ड अपॉन टू कंट्रीब्यूट ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ द अमाउंट विच रिमेन्स अनपेड ऑन हीज शेयर होल्डिंग्स। जैसे हमारे एग्जाम्पल पे 1 लाख का उसका टोटल शेयर था, 10,000 का शेयर होल्डिंग था उसका, 10,000 शेयर होल्डिंग में जिसका वैल्यू था 1 लाख, उसने 80,000 पे कर दिया था, स्टिल उसका 20,000 बाकी था, तो कंपनी सिर्फ उससे 20,000 ही डिमांड कर सकते हैं, एक्स्ट्रा कुछ नहीं। और एक पॉइंट भी यहां पर बोला है, ऐसे देखो, हिज सेपरेट प्रॉपर्टी कैनॉट बी एनकॉम्पस्ड टू मीट द कंपनीज डेब्ट। किसी भी शेयर होल्डर का पर्सनल प्रॉपर्टी में कंपनी हाथ नहीं लगा सकता। यहां पर और एक पॉइंट भी आता है कि कंपनी जो है, कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है। कंपनी अगर मार्केट से लोन लेता है तो वो कंपनी का अपना, ओके, वो कंपनी अगर मार्केट से लोन लेता है ना तो वो कंपनी का अपना है, वो कंपनी देखेगा वो लोन किस तरह से चुकता करेगा। ठीक है, जैसे मैं आपको एक कंपनी के बारे में थोड़ा बता रहा हूँ। सर आपने नाम जरूर सुने होंगे इस कंपनी के बारे में, रिलायंस कम्युनिकेशन या किंगफिशर एयरलाइंस में कुछ भी ले सकता हूँ। ये एक कंपनी है सर, रिलायंस कम्युनिकेशन। इसका ये मार्केट में सर बैंकरप्टेड हो गया है। इसका जो भी है ये पूरा बैंकरप्टेड है, आप देख भी सकते हो यहाँ पर, ये था यहाँ पर छोटा से पॉइंट में ही बोल के रखा। रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड वाज एन इंडियन मोबाइल नेटवर्क प्रोवाइडर हेडक्वार्टर्ड इन नवी मुंबई। एक टाइम पे इसका बहुत बड़ा मार्केट था, दैट ऑफर्ड वॉइस एंड 2G एंड 3G डेटा सर्विस। रूम हैज क्लोज्ड इट्स टेलीकम्युनिकेशंस बिजनेस इन 2019 एंड फाइड फॉर बैंकरप्सी। बैंकरप्सी के केस पे ये टोटली फंस चुका है। मतलब इसका पर्सनल, मतलब इसका बिजनेस एसेट सारा का सारा, इवन अनिल अंबानी का जो एसेट्स है वो भी इन्होंने गिरवी रखा था। ठीक है, अनिल अंबानी क्योंकि इसका प्रोमोटर था तो इनका भी एसेट गिरवी था मतलब बैंक वगैरह के पास। तो रिलायंस कम्युनिकेशंस का जो भी है वो, अनिल अंबानी जो इनका ओनर था, जो मुकेश अंबानी का भाई है, मे बी आप लोग जानते हो सब कोई, तो इनको तो पूरा का पूरा अमाउंट अपने खसे, इवन उनका पर्सनल प्रॉपर्टी लिया जा रहा है ओनली अनिल अंबानी का। लेकिन अगर कोई भी आम जनता जो भी जस्ट एज ए शेयर होल्डर कंपनी में इन्वेस्ट किया था लिमिटेड शेयर होल्डिंग कॉन्सेप्ट में, तो क्या उसका भी पर्सनल प्रॉपर्टी लिया जाएगा सर? क्या लगता है? नहीं जाएगा। नहीं जाएगा। नो सर। नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। शिवम का आवाज आ रहा है मुझे, गलत एंट्री क्यों लिया तू? ओके चलो। यहाँ पर अगर आप देखो, इसमें इस कंपनी का 5 साल का पुराना डेटा देखो आप, 5 साल नहीं और थोड़ा पुराना। एक कंपनी का शेयर मैक्सिमम 800 रुपया गया था सर 2007-8 में, जिस टाइम पे फर्स्ट टाइम वो GSM मोबाइल, वो जिसको हम लोग ढालाई मोबाइल भी बोलते थे नॉर्मल लैंग्वेज में। ढालाई मतलब वो सिम आप चेंज नहीं कर सकते हो, लेकिन वो काफ़ी अच्छा ऑफर के साथ आता था। 800-900 रुपये में फ़ोन मिलता था और उसके साथ सिम, फिर अनलिमिटेड कॉलिंग, रिलायंस टू रिलायंस। मुंबई में बहुत चलता था, मैं मुंबई भी उस टाइम पे विजिट किया था 5-6 के टाइम पे, क्या गजब चलता था। मतलब बहुत सस्ता में कॉलिंग होता था।
जो भी हो, इन्होंने बिजनेस नहीं चला पाया इसके साथ आपका सोनी एरिक्सन था ना सर, जापान का ही कोई कंपनी एरिक्सन बोल के, उसके साथ एक डील हुआ था, तो इन्होंने उनका चुकता नहीं कर पाएगा जो भी डेब्ट था। तो बेसिकली पॉइंट यही है कि अगर आप इस तरह का कंपनी में इन्वेस्टमेंट किए हो और आपका पैसा मतलब अगर लिमिटेड शेयर्स है तो आपका पर्सनल प्रॉपर्टी में तो कभी भी हाथ नहीं लगेगा। और एक कंपनी है किंग, इसका तो शेयर मार्केट से ही नाम उठ गया, किंगफिशर एयरलाइंस। अभी इसका कुछ डेटा नहीं दिखेगा, मतलब इसका और कुछ नहीं है। ये कौन है सर? वो काल, किंगफिशर एयरलाइंस विजय माल्या का कंपनी है, बहुत बड़ा घोटाला करके निकल गया। तो अगर ओनर जो है उसका तो प्रॉपर्टी गिरवी है तो उससे लिया जाएगा, बट जो शेयर होल्डर है लिमिटेड बाय शेयर्स कॉन्सेप्ट में है, उसका कुछ नहीं लिया जाएगा। उसका उतना ही लिया जाएगा जितने का उन्होंने एग्रीमेंट के टाइम पे वादा किया था। क्लियर है सर बात? बोलो सर। ये सारा का सारा लाइन अभी देखो आपके आंखों के सामने सारा का सारा लाइन अभी जल जल करेगा। अरे बात सब समझ में आ गया। सेक्शन 2 सब सेक्शन मैं फिर से रीड कर रहा हूँ। अब देखो 2 मिनट पहले भी मैंने रीड किया था और 2 मिनट बाद में रीड करूंगा। अब देखो आपके दिमाग में क्लियर हो रहा है कि नहीं। Section 2 subsection 22 of the Companies Act 2013 defines that when the liability of the members of a company is limited by its memorandum। अच्छा एक बात मैंने नहीं बोला, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशंस। एक कंपनी का ना एक रूल बुक होता है सर, एक होता है रूल बुक, एक होता है कॉन्स्टिट्यूशंस। मतलब कंपनी कॉन्स्टिट्यूशन मतलब एक कंपनी चलेगा कैसे उसका सारा का सारा डिटेल्स रहता है। एक होता है एमओए, दूसरा होता है एओए। ओके, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशंस में लिखा रहता है कंपनी किस तरह से बना है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, वो आगे क्या करेगा। और एओए का मतलब होता है कि वो डे टू डे क्या किस तरह का रूल्स रेगुलेशंस फिट करेगा कंपनी को चलाने के लिए। तो कंपनी का सारा जो रूल्स रेगुलेशंस है ना वो एमओए में लिखा रहता है, ठीक है। और उसको कैसे डे टू डे चेंजेस वगैरह करना है तो वो एओए के साथ होता है। इसका भी आगे डिस्कशन होगा सर, एमओए एंड एओए, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एरिया अगेन। ओके, तो फिलहाल आप इतना समझ लो कि लिमिटेड बाय शेयर्स जो कंपनी है ये कहाँ लिखा है? एमओए में लिखा है। जो कंपनी का कॉन्स्टिट्यूशन है, सेबी रजिस्टर्ड है, आरओसी रजिस्टर्ड है, ओके, तभी जाके एक कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स के तौर पे काम कर रहा है, ठीक है। और कंपनी क्योंकि वो सेपरेट लीगल एंटिटी है, इससे पहले वाला क्लास में हम लोगों ने सेपरेट लीगल एंटिटी पे बात किया। कंपनी अपने नाम पे जमीन खरीद सकते हैं, अपने नाम पे बिजनेस बना सकते हैं, अपने नाम पे कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, अपने नाम पे लोन ले सकता है। तो फिर जब प्रॉब्लम होगा तो कंपनी को अपने एसेट से ही चुकता करना होगा, शेयर होल्डर के पर्सनल एसेट पे हाथ लगाने का मौका नहीं मिलेगा। एंड दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिमिटेड बाय शेयर्स। और ये काफी एडवांटेजेस है, नहीं तो सर ऐसे बहुत सारा छोटा छोटा इन्वेस्टर्स जो है ना उनका घर बिक जाएगा शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करके। क्योंकि कोई भी कंपनी मार्केट में लोन कर लेगा और फिर बोलेगा कि भाई जो भी शेयर होल्डर है कंपनी का सभी को कंट्रीब्यूट करना होगा कंपनी को बचाने के लिए, फिर आम बंदा तो फंस जाएगा सर। बड़े बड़े लोगों का तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो मार्जिनल इन्वेस्टर्स है, मतलब जिसको हम लोग रिटेल पार्टिसिपेंट्स बोलते हैं स्टॉक मार्केट लाइन में, उनका तो हालत खराब हो जाएगा, वो उसका तो ठन ठन गोपाल वाला हालत हो जाएगा। सही ना सर? अगर ये वाला रूल ना होता तो, हाँ सर, है ना। चौथा रोशनी ज्योति, क्लियर हो रहा है ना सबको? है दादा? ओके यस सर। ओके, तो चलो सर कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स पे हम लोगों ने बातचीत कर की है। सबको क्लियर है? किसी को डाउट नहीं है तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ। ओके देखो, इसीलिए लास्ट पॉइंट में भी बोला था, इट मे बी वर्थवाइल टू नो दैट दो अ शेयर होल्डर इज ए को-ओनर ऑफ द कंपनी, ही इज नॉट ए को-ओनर ऑफ द कंपनीज एसेट। वो कंपनी का को-ओनर हो सकता है बट कंपनी का एसेट का को-ओनर वो नहीं है। इसलिए द ओनरशिप ऑफ द एसेट रिमेन्स विद द कंपनी। कंपनी का एसेट कंपनी का, आप कंपनी का ओनर बन सकते हो। आप अगर किसी कंपनी में शेयर में इन्वेस्टमेंट किए हो, जैसे मानो कि मैं अपना ही एक बताता हूँ, जैसे एक कंपनी है इन्फोसिस, ये कंपनी के नाम आप लोग सुने हो। इस कंपनी में मेरा इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। मैं जो भी परसेंटेज हो, से फॉर एग्जांपल मेरा, मैं हिसाब कर रहा था कभी एक दिन 0.000001% भी इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, बट ठीक है, एज पर माई कैपेसिटी मैंने इसमें इन्वेस्टमेंट किया। अगर किसी का 10 लाख भी इन्वेस्टमेंट है तो वो भी 0.000001% इन्वेस्टमेंट में रहेगा। अब इस कंपनी में मेरा 10 20 25 40 कुछ भी शेयर्स हो, अब ये कंपनी का मैंने इन्वेस्टर हूँ, अब इस कंपनी का शेयर मेरे पास है। अब मैं इसका क्या बन गया सर? ट्रू ओनर। किसका? इन्फोसिस का। मैं कौन हूं? ट्रू ओनर हूं। ऑब्वियसली आई एम द इक्विटी शेयर होल्डर, आई एम द इक्विटी शेयर होल्डर एंड दैट्स व्हाई आई एम द ट्रू ओनर। अब ट्रू ओनर होने के नाते मुझे इस कंपनी के ओनरशिप में तो पूरा का पूरा हक है कि जब भी कंपनी प्रॉफिट करेगा मुझे मिलेगा, कंपनी लॉस करेगा उसको भी भुगतान करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब उसके साथ भी मुझे जाना पड़ेगा। जैसे कंपनी का शेयर जब गिरता है, जैसे ये देखो, ऐसे कंपनी का शेयर्स लास्ट 6 महीने में गिरा नहीं है सर, अच्छा ही गया है।
तो अगर कंपनी का शेयर्स गिरता है तो उसके साथ मुझे भी गिरना पड़ेगा, बिकॉज इट्स ए नॉर्मल थिंग। लेकिन इन्फोसिस का ओनर मैं हूं, पर इन्फोसिस के एसेट में मेरा हक नहीं है। इन्फोसिस का जो एसेट है उसमें मेरा कोई राइट नहीं है, नो राइट। एसेट मतलब समझ रहे हो ना, जहां पर इन्फोसिस का बिल्डिंग है, जहां पर इन्फोसिस का मतलब बिजनेस ऑफिसेस है, उसमें मेरा कोई हक नहीं है। क्लियर हो रहा है बात सर? यस यस सर। जैसे अगर मैं आपको इन्फोसिस का एक ऑफिस दिखाऊं, ऐसे इसका ये इंटरनेशनल कंपनी है, ठीक है, तो दुनिया भर में इसका ऑफिस है। इसका ऑफिस यूएस में भी है, इंडिया में भी है। ये आपका इन्फोसिस का फॉरेन ऑफिस दिखेगा आपको, ठीक है। जैसे अगर मानो कि किसी का ऐसे, जीएसटी हाँ बोलो। जीएसटी का इम्प्लीमेंटेशन तो इसी के द्वारा आई थिंक हुआ था। हाँ हाँ हाँ, जीएसटी का नहीं, बहुत सारा, मतलब ये इंडिया में जो सॉफ्टवेयर्स वगैरह, बहुत बड़ा बड़ा कंपनी का सॉफ्टवेयर यही बिल्डअप करते हैं। जीएसटी भी जो सॉफ्टवेयर बिल्डअप किया इन्होंने ही किया। फिर बैंक में जो कोर बैंकिंग सिस्टम चलता है ना सर, आप लोग को इस बैंक का चेक उस बैंक में डालते हो, ठीक है, तो वो कोई भी बैंक का चेक किसी भी बैंक में क्लियर हो जाता है, ये भी इन्फोसिस का है। आधार का जो सिस्टम है वो भी इन्फोसिस ने ही बनाया। ये जो आधार का जो रेटिना के थ्रू से जो आधार में सारा का सारा लिंक हो जाते हैं, ठीक है, आपका पूरा डेटाबेस गवर्नमेंट के पास है, वो भी इन्फोसिस नहीं किया, ठीक है। ये इन्फोसिस का पिरामिड है, ये बेंगलुरु में है, ये भी बेंगलोर में है, ये पुणे कैंपस है, ठीक है, ग्लास बिल्डिंग। अब देखो, अगर अब इसके एसेट में मेरा कोई हक नहीं है सर। ये पुणे वाला कैंपस है, ये चेन्नई कैंपस है, ये तिरुवनंतपुरम वाला कैंपस है, ये मैसूरू कैंपस है, ठीक है, सब साउथ में ही है इनका, ठीक है, साउथ बेस्ड कंपनी है आपका। नटराजन बोला सर, नारायण मूर्ति सर ने बनाया, ठीक है, तो साउथ वाला ही हो गया। एनआर नारायण मूर्ति, ननन नीलकेनी, गोपालकृष्णन, एसडी शिवदुलाल, के दिनेश, एनएस राघवन, अशोक अरोरा। कोई बात नहीं सर, यू जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड, फॉरेन का भी एक ब्रांच था। हाँ बोलो। कोलकाता में ऑफिस नहीं। हाँ कोलकाता में ऑफिस है इसका, कोलकाता में ऑफिस है इन्फोसिस का। आई थिंक न्यू टाउन में होगा इन्फोसिस, होगा, यहाँ पर दिखेगा नहीं शायद। है सर, इन्फोसिस है, कोलकाता में है इन्फोसिस, बट मैक्सिमम साउथ में ही होगा। ओके, अब देखो सर, वही तो मैं, साउथ इंडिया का यही मतलब एडवांटेज है कि ये लोग अपने आप को अपग्रेड किया। ये एक चीज़ मैं एक दिन इकोनॉमिक्स क्लास में डिस्कस कर रहा था कि हर पॉइंट में ये लोग हेल्थ सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर, एज वेल एज टेक्नोलॉजिकल सेक्टर्स, दे रियली बिल्ड देमसेल्फ। ओके चलो, तो एसेट पे मेरा हक नहीं है सर, मैं इन्फोसिस का शेयर होल्डर हूँ, बट मेरा एसेट पे हक नहीं है। अगर कंपनी डेब्ट लेगा तो उसका एसेट से, कंपनी के एसेट से उसको चुकता कर दिया जाएगा, बट मेरे पर्सनल एसेट पे कभी नहीं आएगा। अब ये बड़ा कंपनी था तो आप सोचोगे कि सर इसमें क्या फर्क पड़ जाएगा, इट्स अ बिग कंपनी, बट सर छोटा कंपनी भी तो हो सकता है, छोटा मोटा कंपनी उसमें भी हो सकता है। तो उस केस में सर पर्सनल एसेट में आ जाएगा, डिपेंड करेगा, अगर लिमिटेड वाला है तो नहीं होगा। ओके, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी का क्या मतलब हो जाएगा? सेक्शन 2 सबसेक्शन 21, company limited by guarantee, section 2 subsection 21 of the Companies Act 2013 defines it as the company having the liability of its member limited by the memorandum to such amount as the members may respectively undertake by the memorandum to contribute to the asset of the company in the event of its being wound up. Thus, the liability of the member of a guarantee company is limited up to a stipulated sum mentioned in the memorandum. Members cannot be called upon to contribute beyond that stipulated sum. The common features between a guarantee company and the company having share capital are legal personality and limited liability. In the latter case, मैं आपको आगे समझाऊंगा सारा का सारा. The member liability is limited by the amount remaining unpaid on the shares which each member holds. Both of them have to state in their memorandum that the member's liability is limited. However, the point of distinction between these two types of companies is that in the former case, the members may be called upon to discharge their liability only after commencement of the winding up and only subject to certain conditions, but in the latter case they may be called upon to do so at the time of either during the company's lifetime or during its winding up. It is clear from the definition of the guarantee company that it does not raise its initial working funds from its members. Therefore, such a company may be useful only where no working funds are needed or where these funds can be held from other sources like endowment fees, charge, donations, etc. अगर बेसिकली मैं आपको कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी एक सिंगल लाइन पे समझाने का कोशिश करूं, उसके बाद मैं आपको केस भी बताऊंगा। नरेंद्र कुमार अग्रवाल वर्सेस सरोज मालू का केस है। बेसिकली जो
केस चल रहा था ना, अगेन चल रहा था, सिंप्लीफाई करना है। सेम केस, जो केस में हम लोग थे उसी केस में बात करेंगे। ओके, मैं आशा रखता हूं कि आप सभी कोई सुन रहे हो, बड़ा समझ भी रहे हो। अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो आप लोग बोल भी सकते हो। मे बी मैं आपको थोड़ा बहुत लिटिल ट्रिकी किसी किसी को लग सकता है, सबको नहीं, किसी किसी को जरूर लग सकता है ट्रिकी। जो कंपनी के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे, जो हम लोगों ने एक्स लिमिटेड को बनाया था, उसका कितना शेयर था सर टोटल? मेरे पास 10,000 ना सर? हेलो, 10,000 10,000 शेयर्स मेरे पास था टोटल। उसका वैल्यू था 1 लाख। मैंने उसको कितना पे कर दिया सर? 80,000। बाकी कितना मैंने रखा था? 20,000। अब मान लो कि मैंने ये 20,000 भी पे कर दिया, ठीक है, तो मेरा शेयर होल्डिंग कितना है? 10,000 शेयर होल्डिंग है। 10,000 का शेयर होल्डिंग 10 रुपया करके 1 लाख रुपया जो मुझे कंपनी को देना था, मैंने कंपनी को टोटल पे कर दिया। टोटल पे डन। अब कंपनी गारंटीड, कंपनी लिमिटेड बाय क्या क्या है सर? एक्स लिमिटेड है। एक्स लिमिटेड लिमिटेड बाय शेयर्स तो था ही। अब लिमिटेड बाय शेयर्स के साथ साथ, ध्यान से सुनिएगा सर, लिमिटेड बाय शेयर्स के साथ साथ ये कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी भी है। लिमिटेड बाय गारंटी भी है। अब लिमिटेड बाय गारंटी होने के नाते इसका एक अलग फीचर्स आ जाएगा। फीचर्स क्या है? अब ये मेरा तो कंप्लीट पेमेंट हो गया, अब कंपनी मेरे से कोई अमाउंट मांग नहीं सकता। बट जब एमओए साइन हुआ था उस टाइम पे जो शेयर होल्डर कंपनी का गारंटी लिया था, किस तरह का गारंटी? वाइंड अप के टाइम पे। वाइंडिंग अप मतलब जब कंपनी बंद होगा, वाइंडिंग अप मतलब जब कंपनी बंद होता है या लिक्विडेट होता है, उस टाइम पे अगर कंपनी को जरूरत हो तो कंपनी कुछ पर्टिकुलर शेयर होल्डर को बोल सकता है, या फिर जो भी राजी होगा कि हाँ, कंपनी वाइंडिंग अप के टाइम पे कुछ परसेंटेज, ओके, सम परसेंटेज, मतलब मेरा शेयर होल्डिंग के पैटर्न के हिसाब से मैं कुछ पेमेंट करूंगा अगर कंपनी का कुछ लायबिलिटी हो तो। लिमिटेड बाय गारंटी मतलब गारंटीड पेमेंट का वो वादा करता है वाइंडिंग अप के टाइम पे, मतलब जब कंपनी बंद होने के कगार पे आते हैं, ऐसे सिचुएशंस पे, वो 10 साल भी हो सकते हैं, 20 साल भी हो सकते हैं, 200 साल भी हो सकते हैं। इट्स डिपेंड ऑन द कंपनी टू कंपनी, वैरी कर सकता है। बट वाइंडिंग अप के टाइम पे दैट पर्टिकुलर शेयर होल्डर टेक द गारंटी कि भाई मैं इस कंपनी का वाइंडिंग अप के टाइम पे, मैं लिमिटेड बाय शेयर्स तो ठीक है, बट गारंटी भी लेता हूं कि अगर कंपनी का कुछ डेप्ट है तो एक कुछ सर्टेन परसेंटेज ऑफ उसका एक लिखित होता है, वो उस टाइम पे चेंजेस भी हो सकता है, बट वो गारंटी के साथ वो लेता है कि हाँ, वाइंडिंग अप के टाइम पे, लिक्विडेटेड के टाइम पे मैं परसेंटेज ऑफ शेयर होल्डिंग के थ्रू से कंपनी को कंट्रीब्यूट करूंगा। क्लियर है सर? बोलो। लिमिटेड बाय गारंटी, बोलो। कौन करेगा? शेयर होल्डर करेगा। शेयर होल्डर्स, ओके। हाँ, স্যার मतलब जो, এটা हाँ কি बोलो। in addition to the amount and paid on shares, তাই তো? মানে ওটাও করবে আবার? हाँ, আচ্ছা, আচ্ছা। एडिशन, लिमिटेड बाय गारंटी एडिशन टू दिस शेयर होल्डिंग 10,000। मैं वही तो बोला ना, मेरा ये कंप्लीट पे हो चुका है। इसके আচ্ছা, अलावा মানে মেমোরেন্ডাম লেখা থাকলে যদিও তারপর না করে তাহলে লিগ্যাল অ্যাকশন নেওয়া যাবে, তাই তো? হি ক্যান টেক লিগ্যাল অ্যাকশন। ऑब्वियसली আচ্ছা, कि अगर लिमिटेड मतलब लिमिटेड बाय गारंटी होने के बाद भी जो शेयर होल्डर लिमिटेड बाय गारंटी के साथ साइन करके कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया था, उसके बाद भी अगर किसी ने गारंटी वाला पॉइंट को इग्नोर कर रहा है, तो ऑब्वियसली यू कैन टेक एक्शंस। मतलब कंपनी कैन टेक एक्शन ऑन दैट शेयर होल्डर। यू कैन टेक एक्शन मींस कंपनी कैन टेक एक्शन ऑन दैट शेयर होल्डर कि भाई तुमने गारंटी लिया স্যার था। ওই পোরশনটা পার্সোনাল প্রপার্টি অ্যাটাচ করতে পারবে, তাই তো? হি ক্যান অ্যাটাচ হিজ পার্সোনাল প্রপার্টি ফর দ্যাট, ফর नहीं গ্যারান্টি। नहीं, वो डिपेंड करेगा, वो सब्जेक्ट टू केस, वो सब्जेक्ट टू केस, No, पर्सनल suppose he प्रॉपर्टी। doesn't have the cash. He doesn't have the cash, but he has a property. इन दैट केस दैट इज मतलब वो केस चला जा सकता है सुप्रीम कोर्ट में। चलो एक केस है यहाँ पर, देखते हैं यहाँ क्या हुआ था, देखो आपको ही समझ में आ जाएगा। नरेंद्र कुमार अग्रवाल वर्सेस सरोज मालू, द सुप्रीम कोर्ट हैज लेड डाउन दैट द राइट ऑफ ए गारंटी कंपनी टू रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द ट्रांसफर बाय ए मेंबर ऑफ हिज इंटरेस्ट इन द कंपनी इज ऑन अ डिफरेंट फुटिंग दैट ऑफ ए कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। द मेंबरशिप ऑफ ए गारंटी कंपनी में कैरी प्रिविलेज मच डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ ए ऑर्डिनरी शेयर होल्डर। मतलब बात कुछ ऐसा है कि यस अयन, यू कैन से कि अगर उसके पास कैश नहीं है तो इन दैट केस अगर वो गारंटी लेता है तो मे भी उसका पर्सनल प्रॉपर्टी से ही उसको देना पड़ेगा। तो यहाँ पर एक पॉइंट है कि जो कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी कॉन्सेप्ट के साथ आगे बढ़ता है वो ऑर्डिनरी शेयर होल्डर से काफ़ी ज़्यादा मतलब प्रिविलेज वाला सिचुएशंस में होते हैं।
कंपनी के साथ। द मेंबरशिप ऑफ ए गारंटी कंपनी में कैरी प्रिविलेजेस मच डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ ए ऑर्डिनरी शेयर होल्डर। ये वाला बात बेनिफिट्स भी বেশি থাকবে ऑब्वियसली दे विल गेट बेनिफिट बिकॉज वो गारंटीड है ना, तो कोई आम बंदा नॉर्मली नहीं करता है। मतलब ऑर्डिनरी मतलब इफ यू डोंट हैव अ लॉट ऑफ कैश, यू डोंट हैव अ लॉट ऑफ मनी, एंड कोई भी ऐसा डिसीजन नहीं लेगा। मतलब जिसके पास बेसिकली रिस्क বেশি तो रिवॉर्ड्सও বেশি। ऑब्वियसली मतलब नॉर्मली जो वही लोग गारंटी लेता है जो लोग नॉर्मली रिच होता है, काफ़ी रिच होता है, क्योंकि एक कंपनी का मामला है। अगर कुछ भी दिक्कत हो जाए वो करोड़ों का डीलिंग होगा, 100 करोड़ भी हो सकता है, 5 करोड़ भी हो सकता है। तो इट्स नॉट अ मतलब मिनिमम अमाउंट कुछ नहीं होता, हमेशा मैक्सिमम अमाउंट ही होता है। तो गारंटीड कंपनीज में प्रिविलेज भी मिलता है ऑब्वियसली। झुंझुनवाला लाइक द शेयर होल्डर। हाँ बोलो बोलो, कोई कुछ कह रहा था। सर प्राइवेटाइजेशन में मैक्सिमम क्या वो क्या कहते हैं गारंटी लिया जाता है। हाँ ये वाला बात भी तुम बोल सकते हो, प्राइवेटाइजेशन से भी गारंटी लिया जाता है, तो प्राइवेट कंपनीज के केस में। यस दैट्स अ वेरी गुड थिंग। जब प्राइवेट कंपनीज के केस में गारंटीड वाला केसेस ज़्यादा होता है, क्योंकि प्राइवेट है। जो भी कंपनी का ज़्यादा 200 के अंदर शेयर होल्डर एक कंप्लीशंस में आ जाता है, 200 की ज़्यादा तुम शेयर होल्डर नहीं रख सकते, तो उस केस में ये गारंटी वाला लिया जाता है। और इन दैट केस जैसे कि अयन बोल रहा था कि सर अगर उसके पास कैश नहीं है तो फिर क्या वो प्रॉपर्टी देगा। हाँ सर, ये सब्जेक्ट टू थोड़ा कोर्ट केस चल सकता है इसमें, बट हाँ अगर ज़रूरत पड़ेगा तो गारंटी ले रहा है तो औकात भी होगा उसका ना। औकात होगा तभी ना गारंटी ले रहा है कि यस आई कैन टेक गारंटी, कि जब कंपनी को कुछ लिक्विडेशंस होगा, वंडअप होगा, तो मैं कंपनी में कंट्रीब्यूट करूंगा। समझ में आ रहा है सर? बोलो। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी सेक्शन 2 सबसेक्शन 21 एंड कंपनी लिमिटेड बाय शेयर सेक्शन 2 सबसेक्शन 22। सबको क्लियर है? यस और नो? कॉन्सेप्ट क्लियर है सर? ज्योति, ओके, रोशनी, दीप्सा, सायनी, काजल, तुम लोगों को समझ में आ रहा है? नंदिनी बोलो। हाँ सर। ओके सर, ठीक है, मैं फिर आगे बढ़ूं? ओके सर, चलो मैं मूव ऑन करता हूं। आई थिंक आप लोगों को बड़ा मज़ा आ रहा होगा कि कंपनी के अंदर इतना सारा चीज़ें होते हैं सर। हाँ सर, बहुत सारा। अनलिमिटेड कंपनी क्या होता है? ये बड़ा सिंपल है। मतलब इसमें वो लिमिटेड बाई शेयर्स वाला कॉन्सेप्ट नहीं होता। बात समझ रहे हो सर? लिमिटेड बाई शेयर्स वाला कॉन्सेप्ट नहीं होता है। कंपनी का लायबिलिटी, मेंबर का लायबिलिटी सेम है। घर बाड़ी जायदाद सब बेच के चुकाना पड़ेगा। हाँ, थैंक यू सर। कि जो भी कंपनी का लायबिलिटी है वही मेंबर का लायबिलिटी है। अगर मानो कि एक कंपनी, हाँ वो अलग बात कि कंपनी का एसेट अलग होता है, बट फिर भी अनलिमिटेड लायबिलिटी कॉन्सेप्ट में क्या होता है कि ये मानो कि कंपनी है, ठीक है, एक्स एंड कंपनी, सॉरी एक्स एंड कंपनी तो पार्टनरशिप फार्म हो जाएगा, हम सॉरी। एंड कंपनी कभी भी कंपनी नहीं होता, मैं आपको बता दूं। हाँ ये मैंने गलती से बोल दिया। कंपनी, किसी भी कंपनी के पीछे ना कंपनी नाम लिखा नहीं होता, वो हमेशा या तो प्राइवेट लिमिटेड होगा या तो पब्लिक लिमिटेड होगा। अगर कभी भी आपको कहीं पर भी दिख जाए ना एक्स एंड कंपनी या फिर महेंद्र दत्ता एंड कंपनी इज ऑलवेज पार्टनरशिप फार्म। ये थोड़ा मैं गलती से बोल दिया बोल के मैं आपको रेक्टिफाई कर रहा हूँ कि एंड कंपनी ऑलवेज पार्टनरशिप होते हैं, वो कभी भी कंपनी नहीं हो सकता। हाँ बोलो। एंड एचयूएफ भी कंपनी होता है। हाँ, एंड एचयूएफ भी कंपनी भी हो सकता है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज भी हो सकते हैं, ठीक है, एचयूएफ भी हो सकते हैं, एंड सन्स के नाम पे होता है वो, हाँ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। बट कंपनी भी के नाम के पीछे कभी भी कंपनी नहीं होता। कंपनी या तो हमेशा प्राइवेट लिमिटेड पीवीटी एलटीडी या फिर पब्लिक लिमिटेड या फिर आजकल चल रहा है सर ओपीसी। हाँ 3 तरह का होता है, पहले 2 तरह का होता था, पीवीटी एलटीडी, पब्लिक लिमिटेड, और आजकल चलता है सर ओपीसी। ठीक है, लिखा रहता है ब्रैकेट में ओपीसी बोल के। आगे आता हूं तो डिस्कस करूंगा। तो प्राइवेट, पब्लिक, ओपीसी जो भी हो, कंपनी है आपका एक्स लिमिटेड, ठीक है। अब मैं आपको अनलिमिटेड बता रहा हूं। अगर एक्स लिमिटेड का आप एक कंपनी है, इस कंपनी का मानो कि मार्केट में कुछ डेब्ट है, डेब्ट मतलब सर लोन वगैरह है, ठीक है। तो इफ कंपनी हैड लोन ऑफ 100 करोड़ ऑफ समथिंग, ठीक है, कंपनी का 100 करोड़ का मार्केट में लोन है, और ये कंपनी का जो भी आप कंपनी का कौन हो, सपोज दिस इज यू एंड आप इस कंपनी का मेंबर हो, बट कैसा मेंबर सर? अनलिमिटेड लायबिलिटी वाला मेंबर। दैट मीन्स कंपनी का लायबिलिटी आपका लायबिलिटी, मतलब ऐसा ही कंपनी है कि आपके बिना कंपनी का कुछ नहीं। तो अगर कंपनी का कुछ भी प्रॉब्लम हो जाए
तो कंपनी अगर डेब्ट ना चुकता कर पाए तो मेंबर से ही लिया जाएगा उसका सारा का सारा। वही जो बोल रहा था शिवम की कंपनी का एसेट, घर द्वार सब बेच के कंपनी का डेब्ट आपको रीपे करना पड़ेगा। एंड दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अनलिमिटेड कंपनी। तो चलो एक बार देख लेते हैं लीगल लैंग्वेज क्या बताते हैं और सेक्शंस भी क्या बोल रहे हैं। Section 2, subsection 92 of the Companies Act 2013 defines unlimited company as a company not having any limit on the liability of its member. In such a company, the liability of a member ceases when he ceases to be a member. मतलब liability में क्या है, सीज करना मतलब बंद हो जाएगा। The liability of a member ceases when he ceases to be a member. वो उसका मेंबरशिप चला जाएगा तो उसका लाइबिलिटी भी चला जाएगा, बट जब तक वो मेंबर रहेगा तब तक उसका लाइबिलिटी रहेगा। ठीक है, वो एक होता है ना कि जब तक सूरज चांद रहेगा, ऐसे हम लोग नारा लगाते थे ना, तो वैसा ही जब तक सूरज चांद रहेगा वैसा ही जब तक मेरा मेंबरशिप रहेगा तब तक मेरा लाइबिलिटी रहेगा। इस तरह का आप बोल सकते हो। समझ में कुछ आ रहा है सर? अनलिमिटेड कंपनी मतलब यू कैन से, मतलब ये इस तरह का गाना आप बोल सकते हो कि जब तक मेरा मेंबरशिप रहेगा तब तक मेरा लाइबिलिटी रहेगा, जिस दिन मेरा मेंबरशिप गया उस दिन मेरा लाइबिलिटी गया। ओके, The liability of each member extends to the whole amount of the company's debt and liability. जितना भी debt and liability होगा वो सारा का सारा चुकता होगा, but he will be entitled to claim contribution from other member. Obviously, अगर कंपनी का दूसरा मेंबर है तो दूसरा मेंबर से भी वो कंट्रीब्यूशन मांग सकता है, अगर कोई मेंबर है तो। ऐसा नहीं कि एक कंपनी का, एक प्राइवेट कंपनी मान के चलते हैं, एक प्राइवेट कंपनी है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का 10 मेंबर है, ठीक है, मिनिमम तो 2 होना चाहिए। 10 मेंबर में से एक मेंबर को आके कोर्ट बोल रहा है कि भाई आप कंपनी का ओनर हो, कंपनी का लायबिलिटी है, चुकता नहीं कर पा रहे, रीपे नहीं कर पा रहे, तो फिर आपको देना पड़ेगा। लेकिन सर ये जो 1 मेंबर जो है, से फॉर एग्जांपल इसका नाम है मिस्टर जेड। अब मिस्टर जेड के पास ये राइट है कि वो ए बी सी डी कोई भी हो कंपनी का मेंबर, जो बाकी 9 हैं वो +9 जो भी मेंबर्स है उनसे वो पैसा कंट्रीब्यूशन जरूर मांग सकते हैं, ये अधिकार उनको जरूर होगा। ओके सर, ऐसा नहीं कि कोर्ट ऐसा नहीं बोल सकता कि बाकी लोग देगा कि नहीं देगा, उससे हमें क्या, आप कंपनी का ओनर हो तो आपको सारा का सारा लायबिलिटी देना पड़ेगा। नहीं सर, अगर कोई दूसरा मेंबर है तो उनसे भी लेने का हक इस पर्टिकुलर बंदे का भी है। इन केस द कंपनी हैज शेयर कैपिटल, द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में आपको बोल रहा था ना एमओए एंड एओए, आगे इसका डिटेल्स चर्चा होगा। एओए एंड एमओए मस्ट स्टेट द अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल एंड द अमाउंट ऑफ ईच शेयर्स so long as the company is going concern। सर गोइंग कंसर्न एक प्रिंसिपल है किसका, अकाउंटेंसी का। जो लोग बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स का क्लास करते हो उन लोगों को जरूर समझ में आ रहा होगा गोइंग कंसर्न क्या है। कोई बता सकते हो सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गोइंग कंसर्न? एनीवन? बिजनेस करना चाहिए, बिजनेस चलते रहना चाहिए। Basically, the show must go on. बेसिकली दी शो मस्ट गो ऑन। थोड़ा सा क्लैरिफाई करो अकाउंट्स के साथ, ऐसा नहीं सर। गोइंग सपोज कंसर्न कंपनी जिसने बनाया वो मर जाता है तो उसका डेथ कंपनी का डेथ नहीं होता है, तो उसके आगे जो लोग कंपनी में है उस कंपनी को चलाते रहेंगे। इसका मतलब चाहे कुछ भी हो, द शो मस्ट गो ऑन, कंपनी आगे चलता रहेगा। दैट इज द परपेचुअल सक्सेशन। तू जो बोल रहा है वो परपेचुअल सक्सेशन है, द शो मस्ट गो ऑन। हां बोल। স্যার গোয়িং কনসার্ন বেসিক্যালি অ্যাসেটস গুলো মানে লিকুইডেট হবে না, মানে চলতে থাকবে, মানে প্রিসিডিংস গুলো চলতে থাকবে। there will be no need, মানে it's an assumption, no need to liquidate the assets or the properties that we have। चलो ठीक है। ऐसे तुम लोग परपेचुअल सक्सेशन के साथ गोइंग कंसर्न का बैच तो हम लोग कर सकते हैं, बट रौनक जो बोल रहा था वो मतलब मच स्पेसिफिक टू परपेचुअल सक्सेशन वाला कॉन्सेप्ट, द सो मस्ट गो ऑन, कि अगर ओनर चले जाए तो उनके जगह पे कोई और आ जाएगा। प्रॉफिट कमाने के लिए बिजनेस चलता रहना चाहिए। हाँ, बट गोइंग कंसर्न का मतलब है चलते रहना चाहिए, तो ऑब्वियसली है। बट इसका अगर मैं थोड़ा सा आपको एक चीज बताऊं कि गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल जो है, जो अकाउंटेंसी में बनाया जाता है, उसी को यहाँ पर लॉ में भी बोल रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आप जब किसी एक कंपनी को बिल्डअप करते हो ना, तब आपके मन में ऐसा नहीं होना चाहिए, मतलब आपका माइंड सेटअप, जैसे मानो कि टाटा, ठीक है, टाटा जो कंपनी है, ठीक है, टाटा कंपनी आज से काफ़ी पुराना कंपनी है। एक बार देखते हैं कि टाटा ग्रुप का अगर कुछ, टाटा मोटर्स निकल गया, टाटा मोटर्स का एस्टेब्लिशमेंट बहुत पुराना है। ऐसे टाटा का ग्रुप ही आया है सर 1886 97 के आसपास से टाटा अपना बिजनेस चला रहे हैं, ठीक है, तो मोर देन 100 ईयर्स से ज़्यादा बिजनेस चल रहा है।
तो गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल का बेसिक मतलब अकाउंट्स में ये माना जाता है कि कंपनी ओपन करने के टाइम पे आप ऐसा दिमाग में मत लाओ कि कंपनी बंद हो सकता है। आप बात समझ रहे हो कि जब भी ऐसे हम लोग ऐसे बहुत सारा हम लोग ऐसे नेगेटिव कॉन्सेप्ट बहुत होते हैं सर, मैं कर तो रहा हूँ पता नहीं होगा कि नहीं होगा। बात समझ रहे हो सर? हम लोग ऐसे बहुत सारा काम अपने डेली लाइफ में करते हैं, कर तो रहे हैं पर पता नहीं होगा कि नहीं होगा। पर बिजनेस कभी भी ऐसे माइंड सेटअप के साथ नहीं करना चाहिए। बिजनेस का माइंड सेटअप ऑलवेज ऐसा ही होना चाहिए कि बिजनेस शुड बी गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, कि ऐसा नहीं कि कल अगर बिजनेस बंद हो जाए तो इस कॉन्सेप्ट में बिजनेस आप बिल्ड नहीं कर सकते। तो गोइंग कंसर्न का सिंपल लेमैन की तरह जो भी समझना है उसको आप बोल सकते हो, द कंपनी इज ए गोइंग कंसर्न, द लायबिलिटी ऑन दिस शेयर इज द ओनली लायबिलिटी which can be enforced by the company. The liability on the shares is the only liability which can be enforced by the company. The creditors can institute proceedings for winding up of the companies for their claims. The official liquidator may call the members for their contribution towards the liabilities and debts of the company, which can be unlimited. तो बेसिक पॉइंट यही है कि कंपनी गोइंग कंसर्न बेसिस में ही चलता है। फिर भी जब कंपनी का ये जो अनलिमिटेड कंपनीज में जो बोले जा रहे हैं कि अगर कंपनी कभी लिक्विडेट होता है, ठीक है, कंपनी लिक्विडेट होना मतलब कंपनी को बंद कर देना। जैसे रिसेंट फील्ड में एक बड़ा सा कंपनी लिक्विडेट हुआ है, मैं आपको नाम बता सकता हूँ, बहुत बड़ा कंपनी है सर, बहुत इंडिया का आन बान शान हुआ करता था, हिंदुस्तान मोटर्स, नाम जरूर सुने हिंदुस्तान होंगे। मोटर। हिंदुस्तान का आन बान शान हुआ करता था, बट ये कंपनी सर टोटल में बंद हो गया है सर। जो लोग अगर हिंद मोटर, एक स्टेशन भी है चंदन नगर हिंद मोटर, आई थिंक बहुत लोगों को पता भी होगा, ठीक है। तो हिंद मोटर वो उस लाइन पे हिंद मोटर एक मतलब स्टॉपेज भी है, तो इसका सबसे बड़ा तो है वो तो आपका साउथ में है, चेन्नई में सबसे बड़ा जो प्लांट है हिंद मोटर का। बट हिंद मोटर्स एक ऐसा कंपनी है जो माना जाता है कि एशिया का पहला 4 व्हीलर कंपनी है। इसके साथ थोड़ा बहुत डाउट है कि आपका टोयोटा का, मे बी टोयोटा और हिंदुस्तान मोटर्स 1942 का पहला 4 व्हीलर्स कंपनी इन एशिया, ऐसे माना जाता है। अब उसमें थोड़ा डाउट भी है, बट ये कंपनी सर बंद हो गया है। ये जो रास्ते में अभी गाड़ी चलता है हिंद मोटर का, मतलब जो भी एम्बेसडर है आप लोग जानते हो, ये अभी नहीं है। अब न्यू मॉडल का एक एम्बेसडर ना आ रहा है, ठीक है, ये न्यू मॉडल ऑफ एम्बेसडर्स आई थिंक आप लोग देखोगे तो मज़ा आ सकता है, मेड इन इंडिया कार, ठीक है। अब पता नहीं कैसे होगा, बट सीरियसली हिंदुस्तान मोटर का न्यू लुक से ये आ रहा है, ठीक है। इसका एक बिजनेस वाला भी लेके आ रहा है, देखो अब पता नहीं कैसे देखने में होगा, ठीक है। ये बिजनेस वाला है हिंद 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 मोटर का, आई डोंट नो, बट मे बी एक अच्छा कुछ देखने को मिल जाए तो बड़ा इमोशनल हो जाते हैं हिंदू ये एम्बेसडर देखते हैं। तो पॉइंट क्या है समझ में आ रहा है सर? कंपनी तो बंद हो गया, अब सिचुएशन ये है कि जब हम लोग किसी भी कंपनी को इस तरह से बंद करते, जैसे हिंदुस्तान मोटर में अनलिमिटेड लायबिलिटी किनका था, वो दैट्स अ डिफरेंट इशू। ऐसे तो ये सीके बिरला का था, ठीक है, तो बिरला ग्रुप ही इसको चलाते थे, तो बिरला ग्रुप का जरूर अनलिमिटेड लायबिलिटी होगा। लेकिन अनलिमिटेड लायबिलिटी कॉन्सेप्ट में सिंपल कॉन्सेप्ट है कि अगर कंपनी का कुछ भी लायबिलिटीज़ है मार्केट में तो ओनर का भी उतना लायबिलिटी होगा, मतलब लिमिटेड शेयर्स वाला कॉन्सेप्ट इसमें नहीं होता है। ओके सर, अब ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करना है मैटर को। सेक्शन 2 सबसेक्शन 92 क्लियर? बोलो। अनलिमिटेड कंपनी तो लिमिटेड बाय गारंटी, लिमिटेड बाय शेयर्स एंड अनलिमिटेड कंपनी। इफ एनी डाउट पूछ लो एक बार। सभी को बोल रहा हूँ सर। इफ एनी डाउट, इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम विद लॉजिक, पूछ लो कि सर ये लॉजिकल लगा या समथिंग लाइक दैट। क्लियर है ना सबको? यस सर। यस सर। ओके ठीक है। ओके सर, मैं आगे बढ़ सकता हूँ, ठीक है, मुझे समझ में आ गया। अब देखो अनलिमिटेड कंपनी में भी कुछ टाइप्स बना दिया, जैसे नो लिमिट ऑन द लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स, नो लिमिट ऑन द लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स, कोई लिमिट नहीं है, तभी तो अनलिमिटेड है। द लायबिलिटी सीजेस व्हेन ही सीजेस टू बी ए मेंबर, लायबिलिटी तभी जा सकता है जब वो कंपनी का मेंबरशिप छोड़ दे। लायबिलिटी इज नॉट अनलिमिटेड टिल द टाइम कंपनी इज नॉट ओन्ड अप, जब तक कंपनी ओन्ड अप का मतलब कंपनी बंद हो जाना, इसको ओन्ड अप कहते हैं सर, वाइंडिंग ऑफ या ओन्ड अप। लायबिलिटी इज नॉट अनलिमिटेड टिल द टाइम कंपनी इज नॉट ओन्ड अप, जब तक कंपनी ओन्ड अप सिचुएशन में नहीं आ जाता तब तक अनलिमिटेड लायबिलिटी नहीं लगता सर, ये वाला पॉइंट याद रखिएगा। अनलिमिटेड लायबिलिटी मतलब कंपनी गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट में कभी भी लायबिलिटी होगा तो कंपनी का लायबिलिटी चुकाना पड़ेगा, नहीं।
उंड अप कंसेप्ट में जब आएगा तब कंपनी का लायबिलिटी का ये वाला कॉन्सेप्ट लगता है. लायबिलिटी इज नॉट अनलिमिटेड टिल द टाइम कंपनी इज नॉट उंड अप. Liability of each member extends to amount of company's debt and liabilities. Member can be called to contribute only to the event of winding up of a company. However, he can claim contribution from other members. ये था अनलिमिटेड कंपनी का कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. ठीक है, जो आप सम अप कर सकते हो. ये सम अप था. ओके अब सर हम लोग आएंगे ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर्स. तो इतना देर से हम लोग किस पे बात कर रहे थे? ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी. अब बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ मेंबरशिप. ऑन द बेसिस ऑफ मेंबरशिप. मेंबरशिप के बेसिस में ये थोड़ा आसान एरिया है. लायबिलिटी वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो सकता है, बट ये वाला कॉन्सेप्ट एकदम इजी वाला कॉन्सेप्ट है, जिसमें एकदम पहला पॉइंट आ गया सर 1% कंपनी. आपको इमेज देख के भी आइडिया लगा है भाई 1% कंपनी. यस, यू कैन बी योर ओन बॉस एंड यू कैन बिल्ड योर ओन कंपनी. आपका खुद का बॉस हो और आप ही आपका बॉस हो और आपका खुद का कंपनी है. ये हो सकता है बिकॉज कंपनीज एक्ट 2013 इंट्रोड्यूस्ड न्यू क्लास ऑफ कंपनीज व्हिच कैन बी इनकॉर्पोरेटेड बाय अ सिंगल पर्सन. Section 2 subsection 62, please remember these sections. Okay, Companies Act 2013 defines 1% company as a company which has only one person as a member. 1% company has been introduced to encourage entrepreneurship and corporatizations of business. बिजनेस ताकि कॉर्पोरेट सेक्टर्स में पहुंच जाए, कंपनी बनने से वो कॉर्पोरेट बन जाता है और लोगों के अंदर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट हो. ये बहुत ज़रूरी है. बार बार समय की मांग है सर. जो जितना जल्दी समझे उतना अच्छा. बिकॉज ये चाहे आपके माइंड के साथ ना जाए, चाहे आपके एजुकेशनल पैटर्न के साथ ना जाए, चाहे आपका एजुकेशनल पैटर्न इंडिया का लास्ट 30 साल से या 40 साल से सिर्फ जॉब जॉब जॉब, एक अच्छा नौकरी कर ले, एक अच्छा नौकरी कर ले, सुनते सुनते कान पक जाए. बट फिर भी अगर आप में से, अगर वही मैं बोलूँगा, अगर 10 में से एक बंदे को भी ऐसा फील हो जाता है ना कि एंटरप्रेन्योरशिप करना है, एंड उस दिन से इंडिया चेंज होगा. एंड गवर्नमेंट भी चाहते हैं, इंडिया भी चाहते हैं, अगर हमें दुनिया में अपने आप को फिर से वापस लाना है तो. जैसे कि वर्ल्ड में मैक्सिमम टाइम अगर दुनिया में कोई भी कंट्री सबसे ज़्यादा देर तक मिलेनियल था, मतलब यू कैन से सबसे रिचेस्ट कंट्री ऑफ द मिलेनियम, तो उसमें इंडिया हमेशा टॉप है. मतलब अभी भी इंडिया जैसा दुनिया में सबसे रिचेस्ट कंट्री का जो मतलब वो बोलते हैं ना सर, मतलब जो ताज है वो अभी भी किसी कंट्री को नहीं मिला. इतना इंडिया 1000 ईयर्स तक टॉप में था. अप टू 1700 ईयर्स तक इंडिया वर्ल्ड में टॉप करता था. उसके बाद लास्ट 400-500 साल का हिस्ट्री ना सर, ये थोड़ा इंडिया को डाउन दिखा रहा है. तो वही उस टाइम पे इंडिया में एंटरप्रेन्योरशिप बहुत टॉप लेवल का था और एजुकेशन भी बहुत टॉप लेवल का था. अब पॉइंट क्या है सर? ओपीसी डिफर्स फ्रॉम सोल प्रोप्राइटरी कंसर्न. सोल प्रोप्राइटरशिप मतलब जो सोल बिजनेस होते हैं, जो आज के डेट में आप लोग किसी भी गली मोहल्ले में देखते होंगे. सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस, किसी का अपना एक दुकान है, किसी का अपना एक शोरूम है, वो होता है सर, वो सोल प्रोप्राइटरशिप कंसर्न है. इज एन एस्पेक्ट दैट ओपीसी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी विद द लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ द मेंबर, whereas in the case of sole proprietorship the liability of owner is not restricted and it extends to the owner's entire asset constituting of official and personal. बात कुछ समझ में आ रहा है सर? अगर आप ओपीसी बनाते हो तो आपका लिमिटेड लायबिलिटी होता है, मतलब कंपनीज का एसेट से ही कंपनी का लायबिलिटी को चुकता किया जाएगा. वॉट एवर कंपनीज कैन टेक मतलब कैन टेक डेब्ट, वॉट एवर अमाउंट ऑफ डेब्ट कंपनी रेज फ्रॉम द मार्केट, द अमाउंट शुड बी पेड फ्रॉम द कंपनीज एसेट्स. मतलब 1% कंपनीज के एसेट से ही चुकता होगा, रीपे होगा. इसके पर्सनल एसेट को हाथ नहीं लगाया जाएगा, जो लिमिटेड शेयर्स वाला कॉन्सेप्ट है. बट सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में अनलिमिटेड लायबिलिटी होते हैं. ऐसे ही होता है ना सर. अगर आप किसी भी कोई भी एक दुकान आप देख लो ना, सोसाइटीज में कितना सारा, एक ग्रोसरी स्टोर ही ले लेते हैं, ठीक है. ग्रोसरी स्टोर्स का आप लोग बहुत सारा ग्रोसरी शॉप नियर मी, अगर मैं कुछ भी करूँ एक बार देख लेता हूँ, अगर कुछ इमेज दिख जाए तो. से फॉर एग्जाम्पल ये जो ग्रोसरी ओनर है, ठीक है, कहाँ गया, एक ग्रोसरी ओनर दिख जाए. से फॉर एग्जांपल ये जो ग्रोसरी का ओनर है, मैं सिंपल बोल सकता हूँ ये एक सोल प्रोप्राइटर है. इन्होंने मार्केट से लोन लिया, तो क्या इसके दुकान से चुकता होगा कि इसका पर्सनल एसेट से चुकता होगा? प्लीज टेल मी सर. इस बंदे ने अगर मार्केट से लोन लिया तो फिर इनके पर्सनल एसेट से ही इस लोन को चुकता किया जाएगा, है ना सर. तो ये सोल प्रोप्राइटरशिप में होते हैं. बट ओपीसी में आपको कंपनी वाला फीलिंग मिलेगा. वो भी सोल ही है, 1% है, बट पर्सनल एसेट से नहीं, कंपनी के एसेट से लिया जाएगा. वो जब आप ओपीसी बनाओगे तब सारा का सारा डॉक्यूमेंट्स उसी तरह से बनाया जाता है. ओके सर. तो अब देखो आगे क्या करोगे, कंपनी बनाओगे कि सोल प्रोप्राइटरशिप बनाओगे? जो मर्जी बनाओ, बट बिजनेस में दमदारी करो, बिजनेस दमदार करो, मजा आ जाएगा सर. एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा,
इंडिया का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, हर बार वोट आता है तो एक ही इशू होता है, एम्प्लॉयमेंट का इशू। ये कभी इशू जाएगा नहीं जब तक एंटरप्रेन्योरशिप का ये जो सीरीज ऑफ एम्प्लॉयमेंट सिस्टम नहीं बनेगा। ओके। The procedural requirement of an OPC are simplified through exemptions provided under the Act in comparison to the other forms of companies. According to Section 3, Subsection 1, Clause C of the Companies Act Section 13, OPC is a private limited company. Please ये point याद रखिएगा सर, OPC कैसा कंपनी है? प्राइवेट कंपनी है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। Within a minimum paid up share capital as may be prescribed and has at least one member. जैसे प्रेस्क्रिप्शन में रहेगा, मतलब आप जितने का बिजनेस आप करोगे जो वहां पर बोला रहेगा जब आप बिजनेस ओपन करने जाओगे, ठीक है, मिनिमम एक अमाउंट तो जरूर होगा बिजनेस बनाओगे तो, लेकिन एज सच कोई अमाउंट यहाँ पर डिफाइन नहीं करता है, ठीक है। तो 1% कंपनी का पूरा फीचर्स, सिग्निफिकेंट पॉइंट्स फटाफट रिकॉल कर लो। ओनली 1% एज ए मेंबर, वेरी गुड सर। मिनिमम पेड अप कैपिटल, नो लिमिट प्रेस्क्राइब्ड, ओके, कोई लिमिट नहीं है, बट फिर भी एक कंपनी बनाने के लिए जितना चाहिए होता है रिजनेबल अमाउंट उसमें माना जाएगा। मेमोरेंडम ऑफ ओपीसी शैल बी इंडिकेट द नेम ऑफ द अदर पर्सन हु शैल इन द इवेंट ऑफ द सब्सक्राइबर्स डेथ और हिज इनकैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट बिकम द मेंबर ऑफ द कंपनी। मतलब सर मेमोरेंडम ऑफ ओपीसी शैल बी इंडिकेट द नेम ऑफ द पर्सन हु शैल इन द इवेंट ऑफ सब्सक्राइबर डेथ, मतलब जिन्होंने कंपनी बनाया अगर उनका किसी कारण से डेथ हो जाए या फिर वो किसी कारण से अगर कॉन्ट्रैक्ट करने में इनकैपेसिटी वाला कॉन्सेप्ट आ जाए तो फिर उनके जगह में कोई तो एक रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए, नॉमिनी बोल सकते हो आप, ठीक है, तो वो उसको पकड़ा जाएगा, ठीक है। तो मेमोरेंडम ऑफ ओपीसी इसमें इंडिकेट करेगा कि अगर ओपीसी का जो करंट ओनर है वो अगर नहीं रहे तो उनके जगह में किसको ओनर माना जाए। यू कैन से द नॉमिनी, यू कैन से द रिप्रेजेंटेटिव, जो भी आप समझो, ठीक है। तो ये इंडिकेशंस होना बहुत जरूरी है कि आप जब कंपनी का ओनर नहीं रहोगे तो उस टाइम पे अगर आपका डेथ हो जाए या फिर आप कॉन्ट्रैक्ट करने लायक ना हो, जैसे कि अगर आपका बेड रेस्ट हो गया हो या फिर बहुत बड़ा कुछ प्रॉब्लम हो गया हो शरीर में, ठीक है, इन दैट केस क्या होगा, ठीक है। तो ये मेंशन होना जरूरी है। द अदर पर्सन हुज नेम इज गिवन इन द मेमोरेंडम शैल बी गिव हिज प्रायर रिटन कंसेंट, वो लिख के देगा इन प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म एंड द सेम शैल बी फाइल्ड विद रजिस्टर ऑफ कंपनीज एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन। मैं आपको बोला था ना स्टार्टिंग में कि कंपनी को रजिस्टर किया जाता है रजिस्टर ऑफ कंपनीज में, और जैसे ही वो रजिस्टर हो जाए तब उसको कहा जाता है इनकॉर्पोरेशन। सच अदर पर्सन में बी गिवन द राइट टू विदड्रॉ हिज कंसेंट। हाँ सर, अब अदर पर्सन जो है उसको कंसेंट विड्रॉल करने का भी मौका दिया जाता है कि अगर आपको किसी टाइम पे लगता है कि मैं इस कंपनी का लीगल रिप्रेजेंटेटिव या फिर नॉमिनी नहीं बनना चाहता, तो इन दैट केस आपके पास मौका रहता है कि आप कभी भी अपना नाम विड्रॉल कर सकते हो प्रेस्क्राइब फॉर्म में लिख के कि अभी मैं इस कंपनी का लीगल रिप्रेजेंटेटिव नहीं बनना चाहता, ठीक है। तो उस टाइम पे जो कंपनी का करेंट ओनर रहेगा उसको ढूंढना पड़ेगा कि भाई कौन कंपनी का लीगल ओनर हो सकता है मेरे बाद, ठीक है। अगर नहीं रहेगा तो फिर कंपनी, अब देखा जाएगा रजिस्टर क्या बोलता है, बट कुछ नियम फॉलो होता है। The member of OPC may at the time of change of the name of such other persons by giving notice to the company and the company shall intimate the same to the register. मतलब जो OPC का मेंबर है वो बोलेगा कि भाई मेरा कंपनी का जो अदर मेंबर जो है जो मेरे बाद कंपनी का ओनर बनता वो अगर नहीं रहना चाहता तो उसके बारे में रजिस्टर को बताना जरूरी है। कौन बताएगा? जो करेंट OPC का मेंबर। एनी सच चेंज इन द नेम ऑफ द पर्सन शैल नॉट बी डीम्ड टू बी एन अल्टरेशन ऑफ द मेमोरेंडम। अगर इस तरह का कुछ चेंजेस हो जाए तो इसको मेमोरेंडम में अल्टरेशन नहीं माना जाता। ओनली ए नेचुरल पर्सन हु इज एन इंडियन सिटीजन एंड रेजिडेंट इन इंडिया, ध्यान से सुनिएगा सर, ओनली ए नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल नहीं, ओके। ओनली ए नेचुरल पर्सन मतलब एक कंपनी दूसरा कंपनी का ओनर बन जाता है, क्योंकि एक कंपनी का ऐसा ताकत है ना सर, वो सेपरेट लीगल एंटिटी है। अगर किसी कंपनी का दूसरे किसी कंपनी में ओनरशिप है, 51% शेयर होल्डिंग है, तो हम लोग उसको बोलते हैं ना कि ये उस कंपनी का मालिक है, ठीक है। ये कंपनी, ए कंपनी इज द ओनर ऑफ द बी कंपनी, ऐसे भी हो सकता है, बट इसीलिए यहाँ पर बोलते हैं सर ओनली ए नेचुरल पर्सन हु इज एन इंडियन सिटीजन एंड रेसिडेंट इन इंडिया। मतलब इसका रेसिडेंशियल स्टेटस सर वो एज पर इनकम टैक्स होता है। एज पर इनकम टैक्स कौन बोलेगा सर इनकम टैक्स का रूल कि रेसिडेंट होने का रूल क्या है? मुझे प्रिस्क्राइब डेज है उतना तक इंडिया में होना चाहिए। हाँ मतलब प्रिस्क्राइब कितना है? बोलो। सेक्शन 6 सबसेक्शन 1, सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 और सेक्शन 6 सबसेक्शन 6। वेरी गुड सर, सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 एंड सेक्शन 6 सबसेक्शन 6, वेरी गुड। इनकम टैक्स में बताया गया है सर, अगर कोई बंदा किसी प्रीवियस ईयर में, जैसे कि अभी असेसमेंट ईयर चल रहा है, क्या चल रहा है अभी 2021, ओके। इससे
हाँ अगर ठीक है मैं थोड़ा मान रहा हूँ 2021 1920 जब आपका प्रीवियस ईयर होगा, 2021 अगर असेसमेंट ईयर है तो प्रीवियस ईयर इज 1920। तो प्रीवियस ईयर में आपको एटलीस्ट 182 रहना है, 182 डेज आपको इंडिया में रहना है। अगर आप इंडिया में 182 डेज रहते हो तो फिर आपको इंडिया का रेसिडेंट माना जाता है। इसके साथ और एक रूल्स भी है, सेक्शन 6 सबसेक्शन 1, जो लोग टैक्स पढ़ते हैं उनको पता है, जिन्होंने अभी भी टैक्स नहीं पढ़ा वो बाद में जब पढ़ेगा तब उसको क्लियर हो जाएगा। 182 डेज के साथ साथ और एक रूल भी है, और पिछला 4 साल में, मतलब 1920 के पिछले 4 साल में, दैट इज 18-19, 17-18, 16-17, इस तरह से 4 साल, पिछला 4 प्रीवियस ईयर्स में अगर वो 365 डेज इंडिया में रहता है और 1920 में इन दैट केस 182 डेज को हटा दिया जाता है और इसको 60 डेज मान लिया जाता है। मतलब प्रीवियस ईयर में 60 और पिछला 4 साल मिला के 365, अगर ये दोनों रूल में कोई भी एक रूल फुलफिल होता है तो माना जाता है कि वो इंडिया का रेसिडेंट है। कोई बात नहीं सर, अभी इतना डिटेल्स का कोई जरूरी नहीं है, बस आपको रेसिडेंट होने का सिस्टम बताने का कोशिश कर रहा था जो एज पर इनकम टैक्स है। और यहाँ पर भी ब्रैकेट में बोला है, पर्सन हु हैज स्टेड इन इंडिया फॉर ए पीरियड ऑफ नॉट लेस देन 182 डेज ड्यूरिंग द इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, उसको रेसिडेंट माना जाता है। रेसिडेंट को कभी भी सिटीजनशिप के साथ ना कंफ्यूज मत कर देना, सिटीजनशिप अलग होता है, रेसिडेंशियलशिप अलग होता है। फॉरेनर भी इंडिया का रेसिडेंट बन सकता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर बोल के रखा है सर, इसमें बोल के रखा है इस पर्टिकुलर बंदे को इंडियन सिटीजन भी बनना पड़ेगा और साथ में रेसिडेंट भी बनना पड़ेगा, तभी जाके वो ओपीसी खोल सकता है। शैल बी एलिजिबल टू इनकॉर्पोरेट ओपीसी, शैल बी ए नॉमिनी फॉर दिस होल मेंबर ऑफ एन ओपीसी, नो पर्सन शैल बी एलिजिबल टू इनकॉर्पोरेट ए मोर देन वन ओपीसी। कोई भी मेंबर एक से ज्यादा ओपीसी नहीं बना सकता और बिकम ए नॉमिनी इन मोर देन वन सच कंपनी, मतलब एक से ज्यादा कंपनी का आप नॉमिनी भी नहीं बन सकते। नो माइनर शैल बिकम ए मेंबर ऑफ ए नॉमिनी और द ओपीसी और कैन होल्ड शेयर विद बेनिफिशियल इंटरेस्ट। मतलब जैसे बेनिफिशियल इंटरेस्ट में आप पार्टनरशिप में शेयर ले सकते हो, कंपनी में भी बेनिफिशियल इंटरेस्ट मिलता है, बट ओपीसी में कोई बेनिफिशियल इंटरेस्ट नहीं है। सच कंपनी कैन नॉट बी इनकॉर्पोरेटेड और कन्वर्टेड इनटू कंपनी अंडर सेक्शन 8 ऑफ द एक्ट। मतलब कभी भी सेक्शन 8 ना चैरिटेबल कंपनीज होते हैं सर, एनपीओ होते हैं, चैरिटेबल और एनपीओ होते हैं सेक्शन 8, आगे बात करूंगा सेक्शन 8 पे। अगर आप एक एनजीओ या एनपीओ ओपन करना चाहते हो तो आपको सेक्शन 8 कंपनी ओपन करना होगा, और सेक्शन 8 कंपनी का कैरेक्टर आई विल डिस्कस इन द लैटर क्लासेस। बट पॉइंट क्या है कि कभी भी आप ओपीसी को सेक्शन 8 में कन्वर्ट नहीं कर सकते, ओपीसी कभी भी सेक्शन 8 में नहीं जा सकता, ये ध्यान रखिएगा। सच कंपनी कैन नॉट कैरी आउट नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज इंक्लूडिंग इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटी ऑफ एनीबॉडी कॉर्पोरेट। मतलब आप स्टॉक मार्केट रिलेटेड कंपनीज ओपीसी के तौर पे नहीं बना सकते, आपको भी एनबीएफसी नहीं बना सकते, ठीक है। मतलब ये सब बहुत ही वाइटल है कि ओपीसी क्या क्या बिजनेस पे नहीं आ सकता। ओपीसी कैनॉट कन्वर्ट वॉलंटरी इनटू एनी काइंड ऑफ कंपनी अनलेस 2 years हैव एक्सपायर्ड। जब तक 2 साल आप ओपीसी के तौर पे बिजनेस नहीं कर लेते हो, आप किसी भी तरह का मतलब रेगुलर प्राइवेट में आप नहीं आ सकते फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन एक्सेप्ट वेयर द पेड अप शेयर कैपिटल इज इंक्रीज बियॉन्ड 50 लाख। हाँ, अगर ओपीसी का शेयर कैपिटल इंक्रीज मतलब पेड अप शेयर कैपिटल 50 लाख क्रॉस कर जाता है इन द और इट्स एवरेज एनुअल टर्नओवर ड्यूरिंग द रिलेवेंट पीरियड एक्सीड्स 2 करोड़। आपका पेड अप कैपिटल अगर 50 लाख से ज्यादा और ओपीसी का एनुअल टर्नओवर मतलब सेल 2 करोड़ से ज्यादा हो जाए तो इन दैट केस वो ओपीसी को प्राइवेट कंपनीज में, रेगुलर प्राइवेट कंपनीज में या पब्लिक कंपनीज में ट्रांसफर कर सकता है। इफ OPC company or an officer of such company contravenes the provisions, they shall be punishable with a fine which may extend to 10,000 rupees। अगर कुछ भी रूल इधर उधर करता है 10,000 का फाइन, फर्दर फाइन में भी एक्सटेंड टू 1,000 रुपीज फॉर एवरी डे, पर डे गलती, जब तक आप गलती सुधार ना लेते हो पर डे का 1,000 रुपया आफ्टर द फर्स्ट ड्यूरिंग हुई सच कंट्रावेंशन कंटिन्यूस, जब जिस दिन से आपका वो गलती चालू हुआ है। तो नॉर्मल फाइन कितना है 10,000 रुपया, और जितना दिन आप गलती ना सुधारते हो पर डे बेसिस में 1,000 का फाइन चार्ज करेगा। याद रखिएगा सर, बड़ा ही इंपॉर्टेंट और दिलचस्प पॉइंट है। हियर द मेंबर कैन बी द सोल मेंबर ओपीसी का। तो एक सम अप कर लेते हैं कि ओपीसी क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल ओपीसी 1 मेंबर कंपनी है, प्राइवेट कंपनी इन नेचर, encourage entrepreneurship and corporatizations of business, procedural requirement are simplified through exemptions, separate legal entity, limited liability. This is the highlight of the OPC. Next दिन we will discuss regarding जो regular private company and public company और भी बाकी बहुत सारा कंपनीज है, we will discuss in our next classes. तब तक आपको क्या करना है, जितना हुआ है
उतना घर में देखो। मैंने सभी को नोट शेयर कर दिया। अगर बाय चांस मैंने किसी को नोट शेयर करना भूल गया तो प्लीज़ मुझे एक बार आप लोग इन्फॉर्म कर दो या व्हाट्सअप कर दो कि सर मुझे नोट नहीं मिला, आप मुझे शेयर कर देना। किसी के मन में कोई क्वेश्चंस हो तो कर लो सर। या फिर क्लास क्लियर है सर? जो भी आज क्लास में बताया गया आई होप कि सबको क्लियर हुआ है। और बहुत वाइटल एरिया चल रहा है सर, पूरा कंपनी का बेसिक बन रहा है, बहुत वाइटल चल रहा है। तो सबको एक बार पूछूंगा भी, जियाउल, तथा, शाइनी, रौनक, रोशनी, ज्योति, आयन, काजल, नंदिनी, बोलो, विश्वजीत, आयन। ओके यस सर। ठीक है, दादा क्लियर। ओके सर, क्लियर है तो नो प्रॉब्लम। नंदिनी বুঝতে পেরেছিস? दीक्षा, शाइनी? হ্যাঁ স্যার পেরেছি। ओके यस सर। ठीक है। नोट्स अगर किसी के साथ मैंने शेयर नहीं किया तो मुझे बता देना, और जिन्होंने भी लास्ट 2 क्लास मिस किया है वो उसको मैं शेयर करूंगा, मुझे एक बार पिन कर देना। ठीक है, ठीक है सर, चलो फिर बाय, टाटा। बाय बाय बाय। बाय सर। बाय सर। बाय বাই স্যার। बाय बाय टाटा। রাখছি দাদা। हम्म রাখছি দাদা। ओके रख।